हेलो। यस सर। अरे ये स्क्रीन नहीं आ रही होगी ना अभी? कुछ दिख रहा है आप लोग को लिखा हुआ? यस सर। सर लिखा हुआ तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन स्क्रीन तो आ गई। राहुल सर, देखना एक बार, ये पैन टैब नहीं आ रहा इसमें। नीचे से कनेक्ट होगा। इधर से करना है थैंक यू। ओके, आई होप अभी विजिबल होगा। बायोडाइवर्सिटी लिख रहा हूँ मैं। यस सर, विजिबल है। ठीक है। तो हम बायोडाइवर्सिटी में पढ़ रहे थे इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी, है ना? एक इन सीटू है, इन सीटू मीन्स ऑन साइट, और एक एक्स सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी है, ऑफ साइट, है ना? एक्स सीटू या ऑफ साइड में सिर्फ एक रेफरेंस दिया हुआ है, लाइक बॉटेनिकल गार्डन, जैसे 11th में कभी पढ़ा होगा आपने। बॉटेनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल गार्डन है, या जू सिंपली लिख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ सफारीज हैं, हार्वेरियम है। बहुत सारे केस में सीड सीड का होगा, नहीं तो पॉलन का होगा, नहीं तो जीन का बैंक होगा, ये सब चीज़ें हैं। और इवन एक क्रायो प्रिजर्वेशन भी एक अच्छा ऑप्शन है। इन सब के बारे में कोई डिटेल नहीं है, बस ये सब चीज़ें एक्स सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी में आती हैं। जहाँ तक इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी की बात है, जो बेसिकली आपको पढ़ना है, तो इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी में जो आते हैं उनमें आपने पढ़ा था अलग अलग केस में। एक हॉट स्पॉट करा दिया था, यस सर। है ना? उसके बाद दूसरे आते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज, ये भी हम करेंगे, आई थिंक यहीं से करना है हमें। फिर आएगा बायोस्फीयर रिजर्व, और चौथा आएगा सेक्रेड ग्रुप्स। तो बेसिकली कहा जाए तो उसमें 4 अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास। एक हॉट स्पॉट आपने पढ़े थे, वर्ल्ड में 3 हॉट स्पॉट हैं करंटली। सॉरी, इंडिया में 3 है, वर्ल्ड में 34 है। जब वर्ल्ड में 25 थे तब इंडिया में 2 हुआ करते थे। तीनों के नाम भी आपने पढ़े हैं, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका हो गया, इंडो बर्मा हो गया, और नॉर्थ ईस्ट हिमालय हो गया। इसमें से जो वेस्टर्न का ये बर्मा है, इंडो बर्मा वाला जो केस है, वो 3rd हॉट स्पॉट है जो बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था। हॉट स्पॉट को बनाते कैसे हैं वो आपने समझ लिया था, कि वहाँ पे देखना है एंडेमिक स्पीशीज का नंबर, और उनके थ्रेट का स्टेटस भी देखना है, और डाइवर्सिटी के हिसाब से जो सबसे इजी पैरामीटर होता है, मीन्स टोटल नंबर ऑफ डाइवर्सिटी, स्पीशीज रिचनेस, वो भी एक पैरामीटर है। इन तीनों पैरामीटर के बेस पे आप किसी भी एरिया को हॉट स्पॉट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हॉट स्पॉट्स के बारे में सारी बातें हो गई थी। अब आता है प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज में एक्चुअली जो गवर्नमेंट के हिसाब से रूल बनाया गया वो ये है कि इंटरनेशनल नॉर्म्स जो फॉलो होते हैं उनके हिसाब से ये कहा गया है कि किसी भी कंट्री का जो 10% एरिया होगा, लैंड एरिया, ऑफ कोर्स लैंड एरिया, वो प्रोटेक्टेड एरियाज होने चाहिए। प्रोटेक्टेड का मतलब है लीगली प्रोटेक्टेड, जिसको प्रोटेक्शन दिया जाए बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, जिस कंट्री के अंदर भी ये आता है एरिया। तो कंट्री के नॉर्म्स के हिसाब से इंटरनेशनली ये सजेस्ट किया गया कि हर एक कंट्री का जो लैंड एरिया है उसका 10% कम से कम उस कंट्री का प्रोटेक्टेड एरियाज होना चाहिए। हालांकि इंडिया में अगर हम बात किया जाए तो इंडिया में ये 4.7% है, लेस देन 4.7% है इन इंडिया। होना तो 10% चाहिए, लेकिन आधे से भी कम है। पर जो भी है, एटलीस्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रोटेक्टेड एरियाज का होना भी जरूरी है। तो प्रोटेक्टेड एरियाज इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनली सजेस्टेड जो है वो 10% है, और उसमें 4.7% से कम जो है वो लगभग इंडिया के अंदर ये चीज़ें आती हैं, जिनको लीगली में चाहे गवर्नमेंट का लीगल ऑप्शन हो या फिर प्राइवेट ऑप्शन जो लीगल तरीके से मैनेज करते हो, दे आर लीगल एंड अदर इफेक्टिव मीन्स, जो भी किसी कंट्री ने बनाए हैं उनके हिसाब से ये आएंगे।
इसमें सर दो अभी भी चीजें तो अभी दोबारा भी और भी ऐड हो सकते हैं ना प्रोटेक्टेड एरियाज में। हाँ अभी तो ऐड होते ही जा रहे हैं, डे बाय डे हो ही रहे हैं। अभी जो पुराना डेटा है उसके हिसाब से वी हैव 90 नेशनल पार्क। प्रोटेक्टेड एरियाज में हमारे पास कुछ नेशनल पार्क्स हैं, नंबर याद रखिएगा 90, और 448 हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज जो होती हैं ऐसे एनसीए, वाइल्ड लाइफ और जो सेंचुरीज हैं वो प्रोटेक्टेड एरियाज में काउंट होते हैं। 90 नेशनल पार्क एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इंडिया में हैं टोटल। अब ये भी एक एडवाइजेबल वाली बात है कि आप सबके नाम पता तो आप याद नहीं कर सकते कि इंडिया में किस स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो किसी पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट के कंजर्वेशन के लिए जाना जाता हो। कुछ क्वेश्चन जरूर है कि इसमें आउट ऑफ द सिलेबस आ गए कि भाई जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, आपने अगर सुना हो, कहाँ है और किस चीज के लिए जाना जाता है, किसी को पता है? आसाम में वो असम में। डायनासोरस की। हाँ ये असम में है, और वन हॉर्न राइनो जो एक सींग वाला गेंडा है उसके लिए जाना जाता है। तब जैसे आपने मान लीजिए इसको शायद कभी जीएस में पढ़ा हो या कभी न्यूज वगैरह में देख लिया हो, हिट कर गया, एग्जाम में आ गया, क्वेश्चन ठीक हो गया, क्योंकि आप 90 प्लस 448 के नाम पता और उनमें जो कंजर्वेटिव प्लांट और एनिमल स्पीशीज है वो याद नहीं कर सकते। ऐसे कभी आ गया कि डैचिंगम नेशनल पार्क कहाँ है और किस चीज़ के लिए है, मानस सेंचुरी कहाँ है और किस चीज़ के लिए है ना, जैसे डैचिंगम वाइल्ड एस के लिए है गुजरात में है, या मानस सेंचुरी जो है वो टाइगर के लिए है एमपी में है। तो ये हिट करने वाली बातें हैं, इनमें आप जब क्वेश्चंस करेंगे किसी बुक से या डीपीपी वगैरह में करेंगे तो जो आपके सामने आ रहे हैं उनको आंसर मान के याद कर लीजिए। ऑब्वियस है कि 90 प्लस 448 याद नहीं किए जा सकते, और सिलेबस भी नहीं है। अगर सबके नाम पता होते तो एक अलग बात थी। पहला नेशनल पार्क या सेंचुरी में भी मिला के मतलब जो पहला प्रोटेक्टेड एरिया था वो आप याद कर सकते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। जिम कॉर्बेट एक हंटर थे जिन्होंने एस्टेब्लिश किया उन्हीं के नाम पे, पहले तो हंटिंग की, बाद में संन्यास ले लिया और टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए काम करने लगे, तो उन्होंने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया, उन्हीं के नाम पे ये दे दिया गया। ये रामनगर उत्तराखंड में है। उत्तराखंड इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क जो था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो सबसे पहला एस्टेब्लिश, ये याद कर सकते हैं आप, है ना। तो हॉट स्पॉट हो गया, प्रोटेक्टेड एरियाज हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्या आएगा? थर्ड इसमें आएगा बायोस्फीयर रिजर्व। ये काफी पूछा जाता है। इससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है वो ये कि बायोस्फीयर रिजर्व का जो कंसेप्ट था वो लॉन्च किया गया था अंडर द मैप प्रोग्राम। पिछली क्लास में आपको मैंने कराया था, मैप मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, और ये यूनेस्को ने लॉन्च किया था। जैसे हर चीज़ आप बायोडाइवर्सिटी में IUCN के लिए पढ़ते हैं तो ये गलत मत कर दीजिएगा। बायोस्फीयर रिजर्व का जो कॉन्सेप्ट था वो मैप प्रोग्राम में आया था, और ये यूनेस्को का प्रोग्राम था। यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंदर 1975 के अप्रॉक्स था ये, तब ये लॉन्च किया गया था। तो तब से मैन एंड बायोस्फीयर एग्जिस्टेंस में आ गया, है ना। अब बायोस्फीयर रिजर्व होते क्या है? ये बेसिकली एक तरीके का यूनिक सिस्टम है ना? एक यूनिक सिस्टम है जहाँ पे बायोस्फीयर को बचाने के लिए मैन का रोल देखा गया, है ना। जहाँ पे जो लोकल जो ट्राइबल पीपल होते हैं दे आर द इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल्स आर द इंटीग्रल कंपोनेंट। इंटीग्रल कंपोनेंट का मतलब अलग नहीं किए जा सकते। आप जो ट्राइबल लाइफ है, जो ट्राइब्स रह रही हैं उस एरिया के अंदर, उनको आप नेचर में काउंट करोगे। वैसे तो ह्यूमन एक सोशल एनिमल हो गया, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि वो अगेंस्ट लाइफ है, आप ह्यूमन को जो है वो अगेंस्ट नेचर मान के चलते हो। लेकिन जो ट्राइबल लाइफ है उसको नहीं, वो इसी का इंटीग्रल कंपोनेंट है। जैसे टाइगर या लायन एक रिजर्व के अंदर कंपोनेंट माना गया, स्पीशीज माना गया, वैसे ट्राइब्स को माना गया। बिकॉज ट्राइबल लाइफ किसी भी तरीके से अगेंस्ट नेचर नहीं है। ट्राइबल लाइफ की पूरी जिंदगी नेचर के अकॉर्डिंग होती है। वो ना कभी बाहर आते हैं, ना उन्हें मॉल चाहिए, ना उन्हें
रोड चाहिए, ना उन्हें एजुकेशन चाहिए, उनके जो रिचुअल्स हैं, जो कल्चर है, वो नेचर के अकॉर्डिंग होते हैं। तो एक नेचुरल कंपोनेंट मान के, इंटीग्रल कंपोनेंट मान के इस कॉन्सेप्ट को लाया गया। अब इसमें होता क्या है कि जितना एरिया कंजर्व करना होता है, जैसे आदत होती है कि मान लीजिए ये एरिया कंजर्व करना है, अगर गवर्नमेंट कहे कि इतने एरिया को बचाना है, तो हम इसकी बाउंड्री जरूर देखने जाएंगे। और बाउंड्री देखने जाने का मतलब है कि हम इसको डैमेज करते करते इसे और छोटा ही कर देंगे, क्योंकि मैं कहा गया कि ये बचाना है, तो उसको जरूर देखने जाएंगे और फिर ये खत्म हो जाएगा। ये जो बाउंड्री है ये सिकुड़ के जाएगा, इसके अंदर कहीं आ जाएगा। तो इतने हिस्से जिसको बचाया जाना है, इसको डेजिग्नेट किया गया एज ए कोर जोन। इसको नाम दिया गया कि ये कोर एरिया है। कोर एरिया वो है जो लीगली प्रोटेक्टेड है, यहाँ कोई नहीं जा सकता जब तक फॉरेस्ट ऑफिसर या जो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स और वो सब नहीं होते। लीगली प्रोटेक्टेड, उनके अलावा कोई भी इस एरिया में नहीं जा सकता। जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो भी नहीं जा सकते उस लेवल से, आप मान लीजिए। तो ये लीगली प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम है, सिवाय डॉक्टर्स के या सिवाय फॉरेस्ट ऑफिसर के और कोई नहीं जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाहर बनाया गया एक और एरिया। प्रोटेक्ट तो केवल अंदर वाले को करना था, ये इसके बाहर का एरिया बनाया गया जिसे बोलते हैं बफर जोन, जहां पे केवल एजुकेशनल और रिसर्च एक्टिविटीज अलाउ होती हैं। जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो केवल इस बफर जोन में जा सकते हैं। किसी साइंटिस्ट को टाइगर प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो टाइगर तो कोर जोन में होगा। वो साइंटिस्ट कहाँ तक जा सकता है? वो केवल बफर जोन तक जा सकता है, उससे आगे नहीं जाएगा, है ना। उसके आगे जाना ही उसके लिए अलाउ ही नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है जो इससे ज़्यादा उसे अलाउ करता हो, अनटिल अनलेस जुगाड़ ना हो आपकी भाई कि फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ चले गए, वो एक अलग बात है। अदरवाइज बफर जोन से आगे, मतलब कोर जोन में नहीं जा सकते। और फिर आता है सबसे बाहर का एरिया। एक और इसके बाहर का एरिया चूज किया गया जहाँ पे लोकल जो कम्युनिटीज होती हैं वो सब रहती हैं। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज हैं बट इन अकॉर्डेंस विद नेचर, नेचर के अकॉर्डिंगली। अब ये नहीं कि ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ है तो आपने यहीं पे फैक्ट्री लगा दी और सुबह शाम आप हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, या एफ्लुएंट्स रिलीज करना शुरू कर दिए, पॉल्यूशन करना शुरू कर दिया, जंगल को काट दिया, ये सब नहीं। या बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना दी, ये नहीं। नेचर के अकॉर्डिंगली जो अलाउ हो सकता है वो आपको करना है। हॉर्न नहीं बजाना, फैक्ट्रीज नहीं लगानी, छोटे छोटे घर बनाइए, लकड़ी के घर बनाइए, सस्टेनेबल घर बनाइए। नेचर के अकॉर्डिंग जो रहना अलाउ है वो इस ट्रांजिशन जोन में हो सकता है। तो एक कोर जोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि यूनेस्को को मालूम है इस चीज़ का कि अगर कोर को प्रोटेक्ट करना है तो उससे ज़्यादा का एरिया कवर करना पड़ेगा, तो अंदर वाला एरिया प्रोटेक्ट हो पाएगा। अगर कोर को प्रोटेक्ट करना है और इतना ही एरिया बताया गया होता लोगों को, तो वो इसको भी, इसकी बाउंड्री को भी डैमेज करते करते इसको और छोटा ही कर देते। तो बायोस्फीयर रिजर्व ये कहलाते हैं, जिसके अंदर 3 अलग अलग एरिया बनाए गए। बायोस्फीयर रिजर्व में जो सेंटर का एरिया होता है, एक्चुअली केवल प्रोटेक्शन इस एरिया का होना है, लेकिन इसको बचाने के लिए इसके ऊपर बफर जोन और ट्रांजिशन जोन भी बनाए गए, जिसमें लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया गया। और इस कोर जोन के अंदर ट्राइबल लाइफ होगी, ट्राइब्स, जैसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, आंध्रा हो गया या और स्टेट्स हो गए, जिनमें ट्राइबल लाइफ आज भी जंगलों के अंदर रहती है। तो वो ट्राइबल लाइफ उस कोर जोन के अंदर रह सकती है, और कोई भी उस कोर जोन में एनिमल और ट्राइबल लाइफ के अलावा नहीं होगी। ऐसे 14 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है करंटली। अगर कहा जाए तो इनका नंबर कितना है? 14 इन इंडिया। अब इन 14 के नाम भी आपको याद नहीं रखने, है ना। अगर देखा जाए इंडिया की बात करें हम, तो उसमें 3 हॉट स्पॉट्स हो गए, 90 नेशनल पार्क्स हो गए, 448 सेंचुरीज हो गई, 14 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। ये नंबर जरूर याद रखिएगा, एग्जैक्टली इनके नाम नहीं याद रखने हैं आपको। ठीक है। नाउ 4th आता है सैक्रेड ग्रुप्स। सैक्रेड ग्रुप्स क्या होते हैं? रिलीजियस एंगल किसी चीज के साथ जोड़ दीजिए। सैक्रेड मतलब पवित्र, क्रिस्टाइन कह सकते हो आप, दैवीय।
तो वैसे भी इंडिया के लिए तो ये लाइन कही जाती है कि रिलीजन के नाम पे सब कुछ जायज़ है इंडिया में, है ना। रिलीजियस एंगल जोड़ दीजिए तो अपने आप चीज़ें अगर गवर्नमेंट के हिसाब से कहा जाए तो फेवर में होने लगती है। तो ऐसे ही कुछ सैक्रेड ग्रुप्स डिक्लेयर किए गए जिनमें सेक्रेड फॉरेस्ट भी है। कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं जिनको पूजा जाता है, वहाँ के लोग उनको पूजते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनके साथ फंक्शंस मनाते हैं, है ना। जैसे आपकी बुक में दिया है कि मेघालय में अगर हम बात करें, मेघालय स्टेट हो गया। सर हाँ सर सैक्रेड ग्रोव्स के स्टार्टिंग से बता दो कि मैं बीच में कनेक्शन चला गया था। सेक्रेट का मतलब पवित्र हुआ, प्रिस्टाइन मतलब दैवीय हो गया, जिसके साथ आपने रिलीजियस एंगल जोड़ दिया। आपने कहा कि इस जंगल की हम पूजा करते हैं तो इसलिए इस जंगल को नहीं काटने देंगे। अब जंगल नहीं कटेगा तो वाइल्ड लाइफ भी सस्टेन करेगी, यानी बायोडाइवर्सिटी बच जाएगी। तो गवर्नमेंट भी ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने लगी कि अच्छा तुम इसे पूछते हो, हम इसके लिए इतना फंडिंग देंगे और पूछो। जितना ज़्यादा पूजना मतलब जितना ज़्यादा पूजा पाठ इसके साथ जुड़ती चली जाएगी उतना ज़्यादा कंजर्वेशन अपने आप हो जाएगा। वैसे गवर्नमेंट कहे कि मत काटो तो जरूर काटोगे, लेकिन अगर वो एक पीपल का पेड़ बीच में आ गया और 4 लोगों ने आके कह दिया कि नहीं है तो हम पूजा करते हैं, तो जितना एरिया पीपल के पेड़ ने कवर किया वो तो है ही, पता चला उसके आसपास का एरिया भी साफ सुथरा करके और वहाँ भी पूजा करने बैठ जाएंगे। तो रिलीजियस एंगल को भी देखा गया है इस चीज़ में कि क्या इससे बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हो सकता है। बिल्कुल होता है। जैसे मेघालय स्टेट है, वहाँ पे जैंतिया और खासी हिल्स हैं, ये पहाड़ियों के नाम है, जैंतिया एंड खासी हिल्स। इन हिल्स को जो मेघालय के लोग हैं वो पूजते हैं, इनके साथ सेलिब्रेशन करते हैं, इनके साथ वन महोत्सव टाइप की चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये सेक्रेड फॉरेस्ट में आते हैं। इसी तरीके से राजस्थान में अगर देखा जाए तो अरावली रेंज आती है, राजस्थान में अरावली है, अरावली फॉरेस्ट या रेंज आती है ना। महाराष्ट्र और कर्नाटका की बात करें, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, केटी लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट मिल जाएंगे। ऐसे अगर हम एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे 3 अलग अलग हिली एरियाज हैं, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया। बस्तर इंडिया की डायमंड बेल्ट कहलाती है, यहाँ से डायमंड निकाले जाते हैं। तो बस्तर, सरगुजा और चंदा ये ऐसे एरियाज हैं जिनके फॉरेस्ट को वहाँ के लोग पूजते हैं। तो ये सब सेक्रेड फॉरेस्ट कहलाते हैं। बस्तर के बारे में क्या बताया? बस्तर एरिया, अभी आपने क्या बताया? मैंने बोला कि डायमंड बेल्ट थी कभी, हाँ कभी यहाँ से डायमंड निकाले जाते थे पहले, अभी भी निकाले जाते हैं थोड़ा बहुत, तो आता ही है। सर हाँ सर सैक्रेड ग्रोव्स के ब्रैकेट में लिखा है ना प्रेस्टीन, क्या मतलब है उसका? प्रिस्टीन का मतलब वैसे तो होता है कि अलौकिक, दैवीय, कुछ भी इमेजिन कर लो। जैसे ये फॉरेस्ट, सेक्रेड का मतलब भी पवित्र हो गया। जैसे ये फॉरेस्ट है वैसे सेक्रेड लेक्स भी हो सकती है। ऐसी लेक, क्योंकि लेक भी एक इकोसिस्टम ही तो है भाई, फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है तो लेक भी तो इकोसिस्टम है। तो सेक्रेड लेक्स भी हैं, उन लेक की लोग पूजा करते हैं। पूजा करेंगे तो गंदा ही नहीं करेंगे, उन लेक्स को गंदा नहीं करेंगे तो उसमें उस लेक्स में जो प्लांट और एनिमल है वो अपने आप कंजर्व हो जाएंगे, उनका कंजर्वेशन अपने आप हो जाएगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, पुष्कर लेक है, पुष्कर राजस्थान में है। पुष्कर लेक राजस्थान में कहाँ आती है मैं भूल रहा हूँ। पुष्कर है, पुष्कर लेक के पास जो मंदिर है वो ब्रह्मा जी का मंदिर है। इंडिया में इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ ब्रह्मा जी की पूजा होती है, वरना ब्रह्मा जी की पूजा कहीं नहीं होती। पुष्कर है एक, है ना। ऐसे केचुपर्ली लेक सिक्किम में है, बड़ी फेमस है। सर अजमेर में पुष्कर लेक अजमेर में नहीं है, देखना पड़ेगा, कहीं है नियर बाय, मुझे डिस्ट्रिक्ट नहीं याद आ रहा, कहीं तो है, देख लो आप गूगल पे डालो, अभी मिल ही जाएगा आपको। सर वहीं पे डाल के बता रहा हूँ सर। अच्छा फिर होगा दिमाग से स्किप करने की बात है।
सो पुष्कर और किच्युपर्ली लेक सिक्किम में है। इसी तरीके से तीसरा ऑप्शन सेक्रेड प्लांट्स भी हो सकते हैं। ऐसे प्लांट जो पवित्र हैं, जिनकी लोग पूजा करते हैं, उनमें सबसे कॉमन तो पीपल फाइकस रिलीजियोसा, ऐसे ही बरगद बैनियान ट्री, फाइकस बेंगालेंसिस, ऐसे नीम का पेड़ होता है, नीम हो गया, अशोक हो गया, तुलसी हो गया, ये सब वो ऑसिममिस बेसिल तुलसी, ये वो प्लांट स्पीशीज हैं जो पूजी जाती हैं। पीपल के लिए तो खासकर नॉर्थ इंडिया में तो बहुत है। एक पीपल के पेड़ पे 4 लाल कपड़े बांध दो रात में, अगले दिन देखो सुबह वहीं 4 लोग और आके दिया जलाना शुरू कर देंगे। तो बस 4 से 14, 14 से और मतलब इसी प्रपोर्शन में बढ़ते जाएंगे। आसपास का एरिया भी साफ सुथरा हो जाएगा, कोई आके बैठने की जगह भी साफ सुथरी बना देगा, बस हो गया। इसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन। पीपल के तो लोग दूर दूर तक जो है वो उससे गंदगी नहीं करते, ना पेड़ काटेंगे कोई उस चीज़ को, उसकी ब्रांच तक नहीं तोड़ेंगे। इस लेवल तक रिलीजियस एंगल इंडिया में वर्क करते हैं। तुलसी नहीं होगा इसमें? हाँ, तो सैक्रेड प्लांट्स में तुलसी अच्छा तो ये लिखा तो है, ऑसिमम बेसिल को ही तो कहते हैं तुलसी। अच्छा दिस इज तुलसी। बेसिल या तुलसी एक ही बात है। जीनस ऑसिमम है, ऑसिमम सैंक्टम। सर जैसे प्रोटेक्टेड एरिया हमारे इंडिया में सिर्फ 4.7% से अधिक कम है, तो उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेता? एक्शन क्या है? इंटरनेशनली सजेस्टेड नॉर्म ही तो है, कोई रूल होना है कि होना ही चाहिए। इंटरनेशनली सजेस्टेड है, ऐसा माना गया कि भाई 10% एरिया, कोशिश करो कि 10% एरिया हो। धीरे धीरे तो बहुत हो गया। अब ये तो डेटा पुराना है, 2002 का डेटा है, 90 + 448। अब अगर आप देखोगे तो अब तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नंबर भी 550 से ऊपर हो चुका है। नेशनल पार्क भी आई थिंक शायद 123 से ऊपर हो चुके हैं, पहले 90 थे। तो हमें तो खैर एनसीईआरटी का फिगर ही याद करना है, लेकिन अब उस टाइम पे अगर 4.7 था तो धीरे धीरे बढ़ ही गया होगा। सर ये महाराष्ट्र एंड क्या लिखा है? केटी कि कर्नाटका लिखा था मैंने। ओके। ठीक है, सो ये सब इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रेटजी थे। हॉटस्पॉट, प्रोटेक्टेड एरियाज, बायोस्फीयर रिजर्व एंड सेक्रेड ग्रुप्स। और एक्स सीटू मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिए थे। बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारीज, जू, जीन बैंक, पॉलन बैंक, सीड बैंक, टिश्यू कल्चर, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सब आपने पहले ही कर रखा है। अब जो भी ये सब हो रहा है, ये किया कैसे होगा, गवर्नमेंट का ध्यान कैसे गया होगा इस सब चीज़ पे कि डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है या उसके लिए एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत करनी है। तो इसमें एक तीसरा एंगल भी आता है, दैट इज, जैसे पहला हुआ NC2 कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, दूसरा हुआ XC2 कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, तीसरा आता है इसमें कन्वेंशंस ऑन बायोडाइवर्सिटी। कन्वेंशंस मतलब एक तरीके की मीटिंग वर्ल्ड लेवल पे, उन्हें कन्वेंशंस का नाम दिया जाता है ऑन बायोडाइवर्सिटी। कौन कौन से हुए? जो पहला हुआ था उसको बोलते हैं द अर्थ समिट। इस कन्वेंशन का नाम रखा गया द अर्थ समिट। ये हुआ था रायो डी जेनेरियो में, रायो डी जेनेरो 1992। किसका कैपिटल है ये?
रायो डी जेनेरियो कहाँ मिलेगा? ब्राजील में। ब्राजील। ब्राजील में, यस। तो ऑप्शन में रायो डी जेनेरियो की जगह ब्राजील भी हो सकता है ना, ध्यान रखिएगा। ये पहला हुआ 1992 में, जहाँ पे जितने भी कंट्री इसमें आए थे, ऑल द नेशंस जिनको बुलाया गया था जो इसमें आए थे, उन्होंने ये मतलब तय किया आपस में मीटिंग करके, ये इस चीज़ पे आए, कंक्लूड इस तरीके से किया कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए और बायोडाइवर्सिटी को यूटिलाइज करने के लिए, उसके बेनिफिट्स को यूज़ करने के लिए जो भी अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जाने चाहिए वो हम लेने की कोशिश करेंगे। रूल कुछ नहीं है, इट्स नॉट द रूल कि आपको ये करना ही करना है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए और उसके बेनिफिट्स को सस्टेनेबली यूटिलाइज करने के लिए जो अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जाने चाहिए वो हम लेंगे। ये अर्थ समिट में कहा गया था। अब कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव ही जाते हैं, कहीं कभी पीएम जाता है, कहीं पे प्रेसिडेंट जाता है, कहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट का पर्सन जाता है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव जब अपने कंट्री में आते हैं तो कंसर्न डिपार्टमेंट को पास कर देते हैं, डिपार्टमेंट फंड रिलीज कर देता है। बहुत सारे कंट्रीज में काम होता है, इंडिया जैसे कंट्री में काम होता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो सारा पैसा जो है वो गवर्नमेंट के लोगों के बीच में बढ़ जाता है। तो जब 10 साल के बाद ये मीटिंग हुई, 1992 के बाद जब ये 2002 में मीटिंग हुई, 2002 में मीटिंग कहाँ हुई थी? ये हुई थी जोहान्सबर्ग में। ये कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ना। एक बार ऑप्शन में जोहान्सबर्ग था ही नहीं, बुक में जोहान्सबर्ग लिखा है, ऑप्शन में नीट में दिया था तो उसमें साउथ अफ्रीका लिखा था। अब लोग कह रहे हैं कि सर जोहान्सबर्ग तो है ही नहीं ऑप्शन में, क्या करें? तो भैया साउथ अफ्रीका। सर ये तो वहाँ के बिजनेस कैपिटल है, तो पता ही होगी सबको। अरे नहीं पता होती, यही तो बात है। आपको पता है, इट्स गुड। अभी आप जेनेटिक्स करोगे और आप, अब पता नहीं आप में से कोई ये बोलेगा नहीं बोलेगा। 2-3 साल पहले का एग्जाम्पल है, मैंने पढ़ाया कि टेस्ट क्रॉस का रेशियो 1:1 होता है, ऑप्शन में दे दिया 50:50, तो बच्चा लड़ने आ गया कि सर ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, मुझे तो बोनस मार्क दे दो आप। तो इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू कि सबको सब कुछ पता ही हो। उससे समझ में नहीं आ रहा कि 1:1 और 50:50 एक ही बात है। खैर, वर्ल्ड समिट जब 2002 में हुआ, 10 साल में जब वापस मिले कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव, तो ये समझ में आया कि यार 10 सालों में जो कुछ सोचा था 10 साल पहले 1992 में, वो तो कुछ हो ही नहीं पाया। बहुत सारे कंट्री के रिजल्ट सिग्निफिकेंट आए, बहुत सारे के नहीं आए। तो फिर वर्ल्ड समिट में एक्चुअली 190 कंट्रीज आ गए थे। तो इन 190 कंट्री ने एक प्लेज लिया, मतलब कसम खाई सो कॉल्ड, कि जो कमिटमेंट इसमें जो तय, यहाँ कोई रूल नहीं था, अर्थ समिट में कोई मैंडेटरी नहीं था कि ये काम करना ही करना है। वहां पे सिर्फ ये कहा गया कि एप्रोप्रिएट मेजर्स हम लेंगे, मतलब उसको लीगली नहीं कुछ कर लिया गया, ले भी लेंगे नहीं भी लेंगे, हो जाएगा तो ठीक, नहीं हो जाएगा तो ठीक। 10 साल के बाद मिले तो पता चला कि जो सोचा गया था वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर वर्ल्ड समिट में ये 190 कंट्रीज जो थे, इन्होंने ये प्लेज लिया, ये कमिटमेंट लिया, ऑलरेडी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बनाए गए कि ये आपको काम करना ही है, कि जो ये कमिटमेंट किए गए हैं, जो भी यहाँ पे माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग्स थे, इनकी प्लेज ली गई है। और ये कहा गया कि बाई 2010, मतलब 8 सालों में ही हम एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन शो करेंगे इन बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस हो रहा है उसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन को शो करेंगे, और किया भी। बात वही है ना कि जब तक प्रेशर नहीं होता तब तक काम नहीं किया जाता। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस में जो सिग्निफिकेंट रिडक्शन है वो 8 सालों में आएगा। और किस लेवल पे? हर लेवल पे। हर लेवल का मतलब है ग्लोबल लेवल पे, पूरी अर्थ के हिसाब से भी, किसी कंट्री के हिसाब से है तो रीजनल लेवल पे भी ये काम करना है, और लोकलाइट्स को इन्वॉल्व करना है तो लोकल लेवल पे भी काम करना है। हर लेवल पे 8 सालों के अंदर हम सिग्निफिकेंट रिडक्शन शो करेंगे बायोडाइवर्सिटी लॉस में बाय द एंड ऑफ 2010। ऐसा प्लेज लिया उन 190 कंट्रीज ने जो वर्ल्ड समिट में इन्वॉल्व हुए थे, विच वॉज हेल्ड इन 2002 एट जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। ये 2 कन्वेंशन आपको याद रखने, बहुत पूछे जाते हैं ये दोनों कन्वेंशन। ईयर याद रखिएगा, सिटी एंड कंट्री याद रखिएगा, किस नाम से जाने जाते हैं, इनमें क्या बातें कही गई थी, वो सब आपको ध्यान में रखना है। तीसरा, एक बार नीट के ऑप्शन में आ गया तब से हम पढ़ाने लगे इसे, ऑलरेडी एनसीईआरटी में नहीं है ये, बट थर्ड है रैमसर कन्वेंशन। रैमसर कन्वेंशन,
रैमसर ईरान का शहर है जहाँ पे 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था, और ये हुआ था टू प्रोटेक्ट वेटलैंड्स। वेटलैंड्स गीली जमीन, सो कॉल्ड, जो कीचड़ वाली होती है, जहाँ पे टाइडल वाटर आके रुक जाता है बट निकल नहीं पाता, बट दे आर हाई प्रोडक्टिव। इनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है ना, प्रोडक्टिविटी लेवल इनका बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई। सो इन वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए है ना, ये आया था वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम में। इसके लिए एक कन्वेंशन किया गया था, केवल वेटलैंड के लिए, सबके लिए नहीं, पूरी बायोडाइवर्सिटी की बात नहीं की गई है, एक स्पेसिफिक कैटेगरी की बात की गई, एक स्पेसिफिक साइट की बात की गई। जो साइट यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई, जो वेटलैंड साइट्स थी, उनको आगे जाके नाम दे दिया गया रैमसर साइट्स। रैमसर साइट्स वो वेटलैंड साइट्स हैं जो रैमसर कन्वेंशंस के अंदर इन्वॉल्व हुई थी 1971 में। तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे केरला में बहुत सारी वेटलैंड है, केरला में है, उड़ीसा में है, तो वहाँ पे वेटलैंड को बचाने के लिए स्पेशली जो कन्वेंशन किया गया था वो ईरान के शहर में था। रैमसर वाज द सिटी ऑफ ईरान, इज द सिटी ऑफ ईरान, जहाँ पे 1971 में ये कन्वेंशन किया गया कि वेटलैंड को बचाना है, वेटलैंड का यूज करना है, बट सस्टेनेबल यूज करना है, उतना जितना नेचर अलाउ कर रही है ना। ये नहीं कि उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो उनको आपने ओवर एक्सप्लॉइट करके डिस्ट्रॉय कर दिया, वो चीज़ ना। और वेटलैंड के साथ ये भी खास बात है कि ये शेयर्ड वाटर इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। बहुत सारी वेटलैंड ऐसी हैं जो 2 कंट्री या 3 कंट्री के बीच में आती हैं, तो वह जो पॉलिसी बनाई जाएगी वो सारे कंट्री को इन्वॉल्व करके कॉमन पॉलिसी बनेगी। शेयर्ड वाटर इकोसिस्टम के एग्जाम्पल में भी आ जाते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें जुड़े थे, बट आप रैमसर कन्वेंशन, ईरान 1971 और वेटलैंड, ये 4 टर्म्स याद रखिएगा, तो कोई क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा आपका, है ना। सर वो 2 के बाद क्या लिखा है आपने? टू प्रोटेक्ट लिखा है मैंने, प्रीटेक्ट हो गया, प्रोटेक्ट हो गया। टू प्रोटेक्ट वेटलैंड साइट्स। ठीक है, फिर लास्ट स्लाइड दिखा देना। लास्ट स्लाइड यही है बेटा, सेव पिछले। पहले ये था। ओके। सो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कौन सा करना है, माइक्रोब या जेनेटिक्स वाले स्टार्ट करना है? जेनेटिक्स पहले कर लेते हैं। जेनेटिक्स वाले करने पहले, है ना। यस सर। ठीक है, तो उसमें तो फिर पहले वही आएगा, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, क्योंकि ये दोनों तो सीरीज में ही होंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, फिर आएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मैं इसी स्लाइड पे ही कंटिन्यू कर लेता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर है, सीरीज में जाएंगे बॉटनी के हिसाब से चैप्टर नंबर 3, है ना, बिकॉज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नाउ चैप्टर 3 विच इज प्रिंसिपल्स। इसमें आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं जो यूज होने वाले हैं इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस क्या है वो देखेंगे, एंड वेरिएशन में क्या है ना।
नॉर्मली जो ब्रांच यूज कर आप वर्ड यूज करते हैं वो जेनेटिक्स, जैसे मैंने कहा कि जेनेटिक्स के 2 चैप्टर हैं। तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स वो ब्रांच है बायोलॉजी की विच डील्स विद द टॉपिक जो ऊपर लिखा हुआ है। सो दिस इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बायोलॉजी की वो ब्रांच जहाँ पे आप इनहेरिटेंस और वेरिएशन के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। अब इसमें 2 टर्म यूज हो रहे हैं, आपको दिख ही रहा है। एक टर्म यूज है इनहेरिटेंस और एक टर्म है वेरिएशन। जेनेटिक्स में 2 चीजें आती हैं बेसिकली कहा जाए तो, इनहेरिटेंस और वेरिएशन। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिससे कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, या कह लीजिए कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में या पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाते हैं। सो इनहेरिटेंस क्या है? दिस इज द प्रोसेस बाय विच characters are transferred from parents to progeny। पेरेंट्स टू प्रोजेनी का मतलब हुआ फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। प्रोजेनी लिखा हुआ है या ऑफ स्प्रिंग्स लिखा हुआ है, एक ही बात है। या नेक्स्ट जनरेशन लिखा हुआ है, सेम। पेरेंट्स टू प्रोजेनी या पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स, केवल वो प्रोसेस क्या है, कैसे कैरेक्टर को ट्रांसफर किया जा रहा है पेरेंट्स से प्रोजेनी। हमें पता है कि वो प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, उसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमीट मियोसिस से बनते हैं, वेरिएशन भी उसमें आएगा, सारी चीज़ें। तो इनहेरिटेंस वो प्रोसेस हो गया। अब जब प्रोजेनी और पेरेंट्स को आप मैच करोगे तो प्रोजेनी कुछ ना कुछ डिफरेंस को शो करेगी। जो जनरेशन्स होती हैं वो अपनी प्रीवियस जनरेशन से कोई ना कोई वेरिएबिलिटी, कोई ना कोई डिफरेंस को शो करती हैं। दोज डिफरेंसेस आर कॉल्ड वेरिएशंस। तो वेरिएशन क्या हो गया? दिस इज अ डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट। डिग्री बाय विच का क्या मतलब? कितने परसेंट? लाइक अब प्रोजेनी और कई बार कहते हैं ना कि भाई माँ बाप से बिल्कुल मैच कर रहा है बच्चा, फिर भी 5%, 2%, 1% तो डिफर करेगा ही ना। एग्जैक्टली तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो मदर फादर से कुछ मैच करेगा, कुछ बच्चे बिल्कुल मैच नहीं करते, कुछ मैच कर जाते हैं। तो ये जो परसेंटेज है, ये जो डिग्री है, वो सबकी अलग अलग आएगी। तो जितना वो अपने पेरेंट्स और प्रोजेनी से डिफर करते हैं, वो उतना ही वेरिएबिलिटी कहलाती है, उतना ही स्ट्रॉन्ग वेरिएशंस होते हैं। जितनी कम डिग्री आएगी उतना ही लेस वेरिएशन हो जाएगा। अब इसी में एक तीसरा वर्ड यूज होता है जो 10th की बुक में दिया था। 10th की बुक का चैप्टर आपको याद हो तो वो है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। 10th में इनहेरिटेंस वर्ड नहीं है, 10th में यूनिट का नाम हेरिडिटी दिया हुआ है 10th की एनसीईआरटी में। हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में डिफरेंस क्या है? इनहेरिटेंस तो वो प्रोसेस है जिससे कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं। हेरिडिटी बेसिकली क्या कहलाता है? ये ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर है, प्रोसेस नहीं। ये प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, वो तरीका क्या कहलाता है? वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो हेरिडिटी कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम सिंपल वे में कहें तो अभी आप जब चैप्टर को पढ़ोगे तो कुछ कैरेक्टर्स तो ऐसे होते हैं जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो मेंडल ने तरीका बताया कैरेक्टर के ट्रांसफर होने का, उसको फॉलो करेंगे। कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करेंगे, मतलब मेंडल से डेविएट करके, जो मेंडल ने बताया वो उसको फॉलो नहीं करेंगे। म्यूटेशन भी समटाइम्स हेरिडिटेबल होता है, उसके फॉलो करने का पैटर्न अलग होगा। तो यानी कि ज़रूरी नहीं है कि कोई इनहेरिटेंस का एक ही तरीका है। मेंडल वाला वो तरीका है जो सबसे पहले दिया गया था, जो
पूरी दुनिया ने सबसे पहले समझा, इसीलिए हर जगह मेंडलिज्म दे रखा है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस का दे रखा है। नॉन मेंडेलियन में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनहेरिटेंस के। तो हेरिडिटी कहलाता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, MODE, मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। ऑफ कैरेक्टर्स सर हेरिडिटी एक बार और बता दीजिए, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। देखो पेरेंट्स से प्रोजेनी में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर है वो इनहेरिटेंस है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि एक हाथ से लेके आपने दूसरे हाथ में कोई चीज दे दी, तो ये प्रोसेस हो गया आपका, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया, इनहेरिटेंस हो गया। ठीक, अब जरूरी तो नहीं है कि एक हाथ से लेके उसी हाथ से आपने दूसरे हाथ में रखा हो सकता है आपने एक हाथ में लिया, किसी दूसरे पर्सन के किसी दूसरे हाथ में दिया, उसने फिर वापस आपके दूसरे हाथ में दे दिया, ट्रांसफर ऐसे भी हो गया। ट्रांसफर तो कैसे भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पेरेंट्स से कैरेक्टर प्रोजेनी में जा रहे हैं। ये पूरा जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये इनहेरिटेंस कहलाएगा। इनहेरिट करने का मतलब है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। अब ये होगा कैसे, पेरेंट्स से प्रोजेनी में जब कैरेक्टर जाते हैं तो कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जो मेंडल के रूल्स को फॉलो करेंगे, मेंडेलियन कैरेक्टर्स के थ्रू प्रोजेनी में जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो मेंडल के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेंगे। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी आप आगे पढ़ोगे। इनहेरिटेंस अलग अलग टाइप का है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस भी हो सकता है। इनहेरिटेंस का मतलब है पेरेंट्स से प्रोजेनी में जाना, ये लिखा हुआ है राइट साइड में। अब ये मेंडल के रूल को फॉलो करेगा तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मेंडल के रूल को फॉलो नहीं करेगा तो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, आएंगे यहाँ से भी प्रोजेनी में। कुछ ऐसे हैं जो म्यूटेशंस के थ्रू आते हैं, क्योंकि म्यूटेशन भी इनहेरिटेबल होते हैं, तो ये इस हिसाब से जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो साइटोप्लाज्म से ट्रांसफर होते हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिटेंस के बहुत सारे तरीके हैं। इनहेरिटेंस के जो तरीके हैं वो कहलाते हैं हेरिडिटी। जितने तरीके से इनहेरिटेंस होगा वो सारे तरीके किस में आते हैं, हेरिडिटी में आते हैं। प्रोसेस की इनहेरिट हो रहा है वो इनहेरिटेंस है। और वेरिएशन आप जानते हैं, पेरेंट्स और प्रोजेनी के जो डिफरेंसेस हैं वो वेरिएशंस कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे लिखा है मेंडेलियन और नॉन मेंडेलियन, ये आपको पूरे चैप्टर में चलता ही रहेगा। जब तक मेंडल का पढ़ रहे हो मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जब नहीं पढ़ रहे हो तो नॉन मेंडेलियन। और लास्ट में जब आप ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ोगे तो वहाँ तो हेडिंग ही यही होंगी, ऐसे डिसऑर्डर जो मेंडेलियन को फॉलो करते हैं, ऐसे डिसऑर्डर जो मेंडेलियन को फॉलो नहीं करते। दो अलग अलग कैटेगरी आपको पढ़ाई दी जाएंगी इस तरीके से। हेरिडिटी का एक सिंपल रूल होता है, लाइक बीगेट्स लाइक, 10th के एनसीईआरटी में है। मतलब कोई भी इंडिविजुअल अपने जैसे ही इंडिविजुअल बनाता है ना, ये हेरिडिटी का रूल है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा भी हो, मेंडेलियन हो या नॉन मेंडेलियन हो, म्यूटेशन हो या साइटोप्लाज्मिक हो, चार जैसे मैंने लिखे, रिजल्ट यही आएगा, लाइक बीगेट्स लाइक। मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही बनाएगा। फ्रॉग से फ्रॉग बनेगा, रैट से रैट बनेगा, लायन से लायन बनेगा, मस्टर्ड से मस्टर्ड बनेगा, ग्रास से ग्रास बनेगा। ये लाइक बीगेट्स लाइक, अपने जैसा होना, यही हेरिडिटी का रूल कहलाता है ना। जब क्रॉस ब्रीड कराते हैं तो ऐसा तो नहीं होता। क्रॉस ब्रीड इज नॉट नेचुरल मोड ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे भी आप क्रॉस ब्रीड जो आप कराते हैं उसे बोला जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की यहाँ बात कोई नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है उन कैरेक्टर की जो नेचुरली इनहेरिट होते हैं। इनहेरिट का मतलब है ट्रांसमिशन, जो नेचर में हो रहा है। हम ट्रांसमिशन कैसे कराएंगे, आप एक प्लांट पे 10 साल काम करो तो आप 10 साल ट्रांसमिशन कराओगे, 11वें साल नहीं होगा, क्योंकि वो तो आप करा रहे थे ना, आपने 11वें साल नहीं कराया, वो नहीं हुआ। नेचर में हर साल नेचर करा रही है, आप कुछ मत करिए, हजारों सालों तक ट्रांसफर होता रहेगा कैरेक्टर। वही है, हमारी होमो सैपियंस ही 50,000 साल पुराना है,
तो 50,000 साल से हमारी जनरेशन अपने आप ही आ रही है ना, कोई करा तो नहीं रहा। तो ट्रांसमिशन नेचुरल है, इसलिए ये चीज़ें चली आ रही हैं। हम जो कराएंगे वो तो एक जनरेशन के लिए एप्लीकेबल होगा, अगली जनरेशन में जाएगा नहीं जाएगा वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या काम किया और किस में काम किया और कैसे काम किया, बहुत सारी टर्म्स कंडीशन आ जाएंगी। इसके बाद बुक में आपके एक पैराग्राफ दिया है समझाने के लिए, हालांकि जोलॉजी का पार्ट आप जोलॉजी में पढ़ते ही हो, बट यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है कि इसी तरीके से, मतलब ये जो इनहेरिटेंस या वेरिएशन का जो प्रोसेस है, इसी तरीके से हमने क्या किया, आपको याद हो तो 10th में नेचुरल रिसोर्स वाला चैप्टर था कि हमने वाइल्ड पॉपुलेशन जो प्लांट या एनिमल्स की थी उनकी ब्रीड्स को सिलेक्ट किया, उनको हमने ब्रीड किया, जो भी हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन की और डोमेस्टिकेशन की। एनिमल हस्बेंड्री आपने पढ़ा होगा, प्लांट में प्लांट ब्रीडिंग होता है। तो हमने जो वाइल्ड में कैरेक्टर्स थे उनको हमने डोमेस्टिकेटेड एनिमल या प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दिया। जो चीज़ कभी जंगल के पौधे या जानवर में हुआ करती थी वो हमने अपने वाइल्ड प्लांट और एनिमल में इंट्रोड्यूस कर दी। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है जिसके लिए बस आपको ये लाइन याद रखनी है कि एक इंडियन ब्रीड है साहिवाल काउज। काउज में साहिवाल एक ब्रीड का नाम है, वो पंजाब में बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती है। तो साहिवाल काउज जो है वो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं। इंडिजिनस ब्रीड का मतलब हमारी अपनी ब्रीड है, इंडिया की अपनी ब्रीड है। हमने केवल वाइल्ड के कैरेक्टर को डोमेस्टिकेटेड एनिमल में ट्रांसफर किया यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये नाम एनसीईआरटी में क्योंकि जोलॉजी का है और दिया बॉटनी के चैप्टर में है, इसलिए रिकॉल करा दे रहा हूँ। पढ़ लिया ना आपने एनिमल हस्बेंड्री? नहीं पढ़ा? एवोल्यूशन नहीं चल रहा है। अच्छा, उसमें आप साहिवाल काउस के बारे में पढ़ोगे, ये पंजाब में सबसे ज़्यादा ग्रो करती हैं। जैसे गिर गाय है वो राजस्थान में है, ऐसे साहिवाल पंजाब में ग्रो करती हैं। ये कैसे बनाई गई है? दिस इज मेड थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन। हमने किया, इसीलिए आर्टिफिशियल वर्ड है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं है जो डार्विन वाला था। ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, हमने किया और उसके बाद हमने इनको डोमेस्टिकेट किया, अपने हिसाब से पाला, डोमेस्टिकेशन। तब जाके हमारी एक ब्रीड तैयार हुई जिसे आप साहिवाल कहते हैं, और ये काऊ की ब्रीड है। देसी गाय सिंपली बोलते हैं, देसी गाय का मतलब इंडिजिनस ब्रीड जो इंडिया में हुई। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का क्या मतलब है? आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड। आर्टिफिशियल का मतलब हमेशा यही है, मैन मेड, हमने किया। सिलेक्शन का मतलब है कि हमने क्या किया, वो बहुत सारी काउस थी, 100,000, उनमें से जो भी हमारा डिज़ायरेबल कैरेक्टर था कि लाइक जो दूध ज़्यादा देती हो या उसमें 1 लीटर मिल्क में प्रोटीन का प्रोपोर्शन ज़्यादा हो, ये सब चीज़ें हमने कैरेक्टर चूज़ किए। फिर उन्हीं चूजन काउस को हमने आपस में ब्रीड कराते रहे, तो वो कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र होता गया और उनका ख्याल हम रख रहे हैं। मतलब वाइल्ड में तो काउस को अपने प्रेडेटर यानी जो कार्निवोरस एनिमल है उससे बचना होगा, हम तो घर में आराम से पाल रहे हैं, अच्छा खिला रहे हैं, तो वो डोमेस्टिकेशन हो गया। कई 100 सालों तक हमने ये काम किया तो हमारे पास एक ब्रीड तैयार हो गई जिसका नाम आज की डेट में साहिवाल रखा गया। क्लियर? यस सर। अब आते हैं अपने चैप्टर के मेन कंटेंट पे। इसमें वेरिएशन का भी एंगल है, लेकिन वेरिएशन का एंगल एक्चुअली बीच में बाद में आएगा। शुरू में तो मैंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस से ही स्टार्ट किया गया है इस चैप्टर को। अगर आप वेरिएशन का पढ़ोगे तो मैं आपको पहले वेरिएशन समझा देता हूँ। वेरिएशन में ज़्यादा कुछ चैप्टर में है नहीं, जो भी है वो इनहेरिटेंस वाला कंटेंट ज़्यादा है। वेरिएशंस, जो वेरिएशंस हैं वो 2 टाइप के होते हैं। डेफिनेशन आप पढ़ ही चुके हैं, डिग्री बाय विच पेरेंट्स डिफर फ्रॉम देयर प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, वो वेरिएशंस कहलाते हैं। वेरिएशन 2 टाइप के होते हैं, वन इज कॉल्ड सोमैटिक वेरिएशन। एनसीईआरटी में एज सच क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन पूरे चैप्टर में बीच बीच में कहीं ना कहीं वेरिएशन के बारे में जिक्र हुआ है। और दूसरे कहलाते हैं जर्मिनल वेरिएशन।
ये इनहेरिट नहीं होते, ये नॉन इनहेरिटेबल है। ये इनहेरिट होते हैं, इनहेरिटेबल हैं। सोमैटिक वेरिएशन का मतलब है विच अकर इन सोमैटिक सेल्स, और सोमैटिक सेल्स कौन सी होती हैं अदर देन रिप्रोडक्टिव? स्पर्म मदर सेल और ओवम मदर सेल को छोड़ के, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis आप पढ़ते हो, उन दो सेल को छोड़ के, मतलब दो टाइप की सेल को छोड़ के बाकी बॉडी में जितनी भी सेल्स होती हैं, स्किन की हो, लिवर की हो, किडनी की हो, यूरिनरी ब्लैडर की हो या एपिथेलियम की हो, दे ऑल आर कॉल्ड सोमैटिक सेल्स। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के जो बचती हैं वो सोमैटिक सेल्स कहलाती हैं। सोमैटिक सेल में जो वेरिएशन होते हैं वो क्या कहलाएंगे? सोमैटिक वेरिएशन कहलाते हैं। और ये आप देखोगे तो ये इनहेरिटेबल होंगे, सॉरी नॉन इनहेरिटेबल होंगे, बिकॉज सोमैटिक सेल्स तो नहीं जाती ना, जो ट्रांसफर होती हैं वो गैमेटिक सेल्स या जर्मिनल सेल्स ही तो होती हैं। ये कहाँ होते हैं? दे अकर इन जर्म सेल्स। जर्म सेल्स वो जो गैमीट्स बनाती हैं, है ना। स्पर्म मदर सेल, आप चाहे तो पूरा लिख लीजिएगा, ओवम मदर सेल जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis होती है वो। ठीक है। अब ये जो वेरिएशन है सोमैटिक वेरिएशन, ये हमारी बर्थ के बाद हमारी बॉडी में आएंगे और डेथ के साथ चले जाएंगे, ये ट्रांसफर नहीं होते, इसीलिए नॉन इनहेरिटेबल लिखा हुआ है ना। अपीयर आफ्टर बर्थ and disappear with death of the individual, है ना। ये बर्थ के बाद आएंगे और डेथ के साथ चले जाएंगे, है ना। ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएंगे, नॉन इनहेरिटेबल। ये इनहेरिटेबल है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे ही जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए सोमैटिक वेरिएशन के एग्जाम्पल देने हो, ये क्यों आ रहे हैं? दे अराइज ड्यू टू यूज एंड डिसयूज ऑफ बॉडी पार्ट। अब मान लीजिए कोई कपल है जिसमें मदर और फादर दोनों लेफ्ट हैंडेड हैं, अपने बचपन में कभी उन्होंने लेफ्ट हैंड को यूज किया होगा तो आज वो लेफ्ट हैंडेड है। अब ये कोई रूल थोड़ा है कि अगर एक लेफ्ट हैंडेड कपल है तो आने वाली जो जनरेशन है वो भी लेफ्ट हैंडेड ही होगी, नहीं होगी। ये तो कॉन्शियस एफर्ट हुआ ना आपका कि आप अपने किस हाथ को यूज कर रहे हो, राइट को करो या लेफ्ट को करो, काम तो दोनों से ही होते हैं। तो ये हमारी बर्थ के बाद डिसाइड होगा कि हम राइट हैंडेड होंगे या लेफ्ट हैंड होंगे, हमारी डेथ के साथ चला जाएगा। मीनवाइल अगर रिप्रोडक्शन होता है तो ये कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। तो ऐसा वेरिएशन क्या हुआ? सोमैटिक वेरिएशन कहलाएगा, है ना। यूज एंड डिसयूज ऑफ बॉडी पार्ट हो सकता है, कॉन्शियस एफर्ट्स हो सकते हैं, किसी को ठंड ज़्यादा लगती है, किसी को कम लगती है, ये अपनी टॉलरेबिलिटी है, अपना इम्यून सिस्टम है। कोई डस्ट, किसी को डस्ट टॉलरेट नहीं होती, किसी को डस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये सब कॉन्शियस एफर्ट में आ गए हमारे, कि हमारे अपने प्रोसेसिंग वाली बात है कि हम क्या करें इसमें। और या फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, है ना। दो पर्सन है, धूप में तो दोनों निकले, एक की बॉडी ज़्यादा टैन हो गई, दूसरे की नहीं हुई, डिपेंड करता है। सनलाइट या टेम्परेचर का इफेक्ट सबकी स्किन पे एक जैसा है, ऐसा कोई थंब रूल तो है नहीं, कोई जेनेटिक कैरेक्टर तो है नहीं कि 1 घंटे की लाइट अगर गिरेगी स्किन पे तो इतना ही कालापन आएगा ही आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ऐसे जो भी वेरिएशंस हैं ये सब सोमैटिक वेरिएशन है, ये ट्रांसफ़र नहीं होते, बर्थ के बाद आएंगे, डेथ के साथ चले जाएंगे, और केवल सोमैटिक सेल्स में होते हैं। जो वेरिएशन ट्रांसफ़र होते हैं इनहेरिटेबल, वो जर्म सेल्स में होते हैं। जर्म सेल्स आगे जाती ही जाती हैं, स्पर्म और एग मिलके आगे नेक्स्ट जनरेशन देंगे ना। तो स्पर्म एक बॉडी में था, फादर में स्पर्म था, मदर में एग था, दोनों के जो कैरेक्टर्स थे वो नेक्स्ट जनरेशन में जाइगोट में गए। तो यानी कि जो वेरिएशंस थे वो ट्रांसफ़र हो गए। मियोसिस में आप पढ़ते ही हैं, क्रॉसिंग ओवर का पर्पस क्या था? क्रॉसिंग ओवर का पर्पस है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करके न्यू कैरेक्टर्स लाना, और वो न्यू कैरेक्टर आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे ही जाएंगे, बाय कंसिडरिंग दैट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होना ही होना है।
तो स्पर्म और एग मिलेंगे तो वो नया इंडिविजुअल बनेगा ही बनेगा, जाइगोट बनेगा, वहाँ से न्यू बर्थ होगी, न्यू इंडिविजुअल बनेगा। तो कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में बाई गैमीट गए, तो ऐसे वेरिएशन क्या कहलाएंगे? जर्मिनल वेरिएशंस कहलाते हैं। ठीक है, जर्मिनल वेरिएशंस दो टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, मतलब एक बार अगर आ गए वो जर्म सेल्स में तो वो हमेशा आते ही चले जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशंस। और कुछ ऐसे होते हैं जो डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं, कुछ कॉन्टिन्यूअस हैं और कुछ डिसकॉन्टिन्यूअस हैं। कॉन्टिन्यूअस वो है जो वेरिएशन होने ही होने हैं, दे अराइज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। और सबको पता है कि क्रॉसिंग ओवर तो मियोसिस में होना ही होना है, और बिना मियोसिस के स्पर्म या एग बनेंगे नहीं। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, तो बिना मियोसिस के स्पर्म और एग नहीं बनेंगे, और मियोसिस है तो 11th में पढ़ा होगा क्रॉसिंग ओवर होगा ही होगा। कोई भी मियोसिस बिना क्रॉसिंग ओवर के तो हो नहीं सकती। तो अगर क्रॉसिंग ओवर की वजह से कोई वेरिएशन आया तो वो गैमीट्स में जाएगा ही जाएगा, और जब गैमीट में फर्टिलाइजेशन होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टर जाना ही जाना है। तो यानी कि ये वेरिएशन हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते ही रहेंगे। सो दीज आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन, इनहेरिट हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं, इसलिए कॉन्टिन्यूअस और जर्मिनल दोनों वर्ड है। जो म्यूटेशन की वजह से आते हैं, ड्यू टू सडन चेंज, म्यूटेशन सडन चेंज होता है। नॉर्मली म्यूटेशन लीथल होता है, म्यूटेशन होगा तो डेथ हो जाएगी, म्यूटेंट्स होते हैं तो वो डेथ हो जाती है उनकी। बट समटाइम्स म्यूटेशन सर्वाइव कर जाता है, तो अगर वो सर्वाइव कर गया तो आगे चले जाएंगे, नहीं तो डेथ होनी ही होनी है। डेथ हो जाएगी तो म्यूटेशन इनहेरिट एक जनरेशन पे तो होगा, लेकिन उसके आगे की जनरेशन में इनहेरिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन ही नहीं हुआ उससे पहले ही अगर इंडिविजुअल की डेथ हो गई तो नेक्स्ट जनरेशन में वो कैसे जाएगा? हमारा रिप्रोडक्शन तो एक सर्टेन एज के बाद है ना, तो अगर उस एज तक ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर रहा तो वेरिएशन उसकी बॉडी में तो आया, बट उसकी बॉडी से नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा पाया। तो ऐसे वेरिएशन कहलाते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। तो ओवरऑल 3 टाइप के वेरिएशन हो गए, सोमैटिक, कॉन्टिन्यूअस इनहेरिटेबल या जर्मिनल, और डिसकॉन्टिन्यूअस इनहेरिटेबल या जर्मिनल। क्लियर? पूरे वेरिएशन जो आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में बस वो यही पढ़ने हैं, मतलब जब कभी आगे भी आएंगे तो यही नाम आपके सामने आएंगे, सोमैटिक और जर्मिनल में कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस। आप एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, कहाँ तक पढ़ लिया एवोल्यूशन आपने जूम में? मॉडर्न थ्योरी तक पढ़ना। कहाँ तक? फिर से बोलो बेटा। लैमार्क, डार्विन, ह्यूगो ड्रेविस, ये पढ़ लिए सारी चीजें? यस सर। ओके, और वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल सर यहाँ तक नहीं पहुंचे। अभी वहाँ तक नहीं पहुंचे। चलो, अगर आप लैमार्क, डार्विन और ह्यूगो ड्रेविस पढ़ चुके हैं तो बताओ लैमार्क की थ्योरी किस टाइप के वेरिएशन पे बेस्ड है? ऑप्शन आपके सामने ही है, सोमैटिक वेरिएशन, कॉन्टिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन या डिसकॉन्टिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन। लैमार्क की थ्योरी किस पे आएगा? सोमैटिक वेरिएशन पे, है ना। लैमार्क की थ्योरी का नाम क्या है? थ्योरी का नाम बताना है आपको। लैमार्क की थ्योरी का नाम क्या है बताओ? अगर आप जूम में रिसेंटली पढ़ रहे हो तो लैमार्क की थ्योरी का नाम क्या है? लैमार्क की थ्योरी का नाम है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। पढ़ा है? लैमार्क ने ये कहा कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने डोमेन में हैप्पी है, खुशी से आराम से जिंदगी काट रहा है। जब तक कोई नीड नहीं होगी तब तक वो नए कैरेक्टर को एक्वायर नहीं करेगा। अगर आपको भी अपने मन मुताबिक काम मिल रहा है तो आप कोई नया काम क्यों करेंगे? जब तक नीड नहीं होगी तब तक किसी भी कैरेक्टर को एक्वायर नहीं किया जा सकता। चलो नीड हुई, इन्वायरमेंटल वेरिएशन हो गए, मान लीजिए नीड आ गई, ज़रूरत पड़ने लगी, जैसे जिराफ नीचे का सारा खाना खत्म हो गया, अब उसकी ज़रूरत है कि पेड़ों पे पत्तियां ऊपर लगी हुई हैं, अगर गर्दन को ऊपर नहीं करेगा तो मर जाएगा। हर्बीवोरस एनिमल है, कुछ और खा नहीं सकता, और जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए ही चाहिए।
खाना चाहिए तो अपनी गर्दन को ऊपर उठाना पड़ेगा, उचकना पड़ेगा, क्योंकि पत्तियां तो ट्री की ऊपर लगी हुई हैं। जिस टाइम पे जिराफ अर्थ पे आया उस टाइम पे टॉल ट्री डोमिनेटेड थे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से, तो नीचे हर्बीवोरस प्लांट जो हर्ब्स एंड श्रब्स हैं वो तो थे नहीं, वो सारी खत्म हो चुकी थी। तो टॉल ट्री पे डिपेंड करने के लिए फिर गर्दन को उचकाना पड़ा। तो एक्वायर्ड कैरेक्टर उनकी ज़रूरत के हिसाब से आया कि ऊपर लिफ्ट करो वरना तो मर जाओगे। अब अगर ये कैरेक्टर इनहेरिट हो गया तो इवोल्यूशन हो गया। तो एक सोमैटिक कैरेक्टर इनहेरिट हो गया। सोमैटिक कैरेक्टर वैसे तो इनहेरिट नहीं होते, इसीलिए लैमार्क की थ्योरी में आपने कुछ एक्सेप्शन भी पढ़े होंगे। वीजमैन का एक्सपेरिमेंट है कि 20 जनरेशन तक उन्होंने टेल को कट किया, है ना, चूहे की पूंछ काट दी, बट बिना पूंछ वाले चूहे तो नहीं पैदा हुए। या हैमरमैन की जो मसल्स स्ट्रांग होती हैं तो उसके आने वाली जनरेशन की तो नहीं स्ट्रांग होती। बाइसेप्स ट्राइसेप्स जो हथौड़ा चला रहा है उसके तो स्ट्रांग होंगे ही होंगे, बट इसका मतलब ये थोड़ा है कि आने वाली जनरेशन में होगी। अगर हम पूरी लाइफ जो है वो दाढ़ी बनाते रहते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि नेक्स्ट जनरेशन में दाढ़ी आएगी ही नहीं आएगी। तो कहीं पे ये कैरेक्टर आएगा, कहीं पे नहीं आएगा। यूजुअली सोमैटिक वेरिएशन नहीं आते। तो लैमार्क की थ्योरी किस टाइप पे बेस्ड है? अगर दोनों चैप्टर को मिला के कोई क्वेश्चन बना दिया जाए कि लैमार्क थ्योरी इज बेस्ड ऑन विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेरिएशन, देन आंसर विल बी सोमैटिक वेरिएशन, है ना। ह्यूगो ड्रेविस की थ्योरी और डार्विन की थ्योरी कौन से वेरिएशन पे बेस्ड है? बताओ। 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी है, 3 वेरिएशन है। कॉन्सेप्ट ह्यूगो ड्रेविस की म्यूटेशन पे है, मतलब डिसकंटिन्यूअस। ह्यूगो ड्रेविस ने तो ह्यूगो ड्रेविस की तो थ्योरी का नाम ही है द म्यूटेशन थ्योरी। जैसे लैमार्क की थ्योरी का नाम है प्रिंसिपल इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इसी तरीके से ह्यूगो ड्रेविस की थ्योरी का नाम क्या है? द म्यूटेशन थ्योरी। वो डिसकंटिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन पे बेस्ड है, क्योंकि ह्यूगो ड्रेविस ने म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि म्यूटेशन भी इनहेरिटेबल होते हैं, हालांकि बहुत रेयर होते हैं लेकिन होते हैं। तो अगर वो इनहेरिट होते हैं और जर्म सेल्स में ही होते हैं तो वहां से भी नई स्पीशीज आ सकती है। और जहां तक बात है डार्विन की, तो एक ऑप्शन जो बच गया वो आंसर डार्विन के लिए अप्लाई होगा। डार्विन की थ्योरी किस चीज पे बेस्ड है? कॉन्टिन्यूअस जर्मिनल वेरिएशन। डार्विन ने ये माना कि जो वेरिएशन है वो नीड के हिसाब से नहीं आएगा, इट इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में होता ही है, इसलिए वो वेरिएशन आएगा ही आएगा और वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाएगा इफ द कैरेक्टर इज नेचुरली सिलेक्टेड। नेचुरल सिलेक्शन होगा तो वो जाएगा। डार्विन की थ्योरी का नाम क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। उनकी बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। यहाँ पे यूजुअली आप गलत कर देते हो कि डार्विन की थ्योरी पूछा जाएगा तो थ्योरी इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी का नाम नहीं है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज थ्योरी का नाम नहीं है। थ्योरी का नाम क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन का कॉन्सेप्ट नेचुरल सिलेक्शन है। उनकी बुक का टाइटल है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन की थ्योरी के जो 7 पॉइंट्स हैं उनमें से एक पॉइंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एवोल्यूशन और जेनेटिक्स से, इसीलिए तो जेनेटिक्स के 2 चैप्टर के बाद इसी यूनिट के अंदर एवोल्यूशन चैप्टर दिया हुआ है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपस में लिंक्ड चीज़ें हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। वेरिएशन 3 टाइप के होते हैं और इन्हीं 3 वेरिएशन से रिलेट करने के लिए 3 साइंटिस्ट की 3 अलग अलग एवोल्यूशन की थ्योरीज हैं। ये तो बात हो गई वेरिएशन की। अब इस पूरे चैप्टर में आपको जो पढ़ना है वो इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे मेंडल की। मेंडल के बारे में आपको यूनिट के स्टार्ट होने में भी मिल जाएगा, ग्रीगर जॉन मेंडल। और नहीं तो आप अगर मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं तो आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसी सारी लाइंस मिल जाएंगी। ग्रीगर जॉन (MN) मेंडल। इनके बारे में पढ़ोगे तो सिर्फ इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है। इनकी बर्थ 22 जुलाई 1822, बुक में देखोगे तो ये सब मिल जाएगा आपको। इनका जो बर्थ था वो था 22 जुलाई 1822 सॉरी। जगह का नाम सिलिशियन विलेज, सिटी का नाम हेजेंडॉर्फ। ऑस्ट्रिया was the country at that time। आजकल ऑस्ट्रिया कहाँ आता है? चेकोस्लोवाकिया में आता है। मेंडल के टाइम पे जब मेंडल की बर्थ हुई तब ऑस्ट्रिया अपना स्टेटस था उसका, इसी नाम से जाना जाता है। ये कभी पूछा नहीं गया बिकॉज एनसीईआरटी में इनकी बर्थ कहाँ हुई थी, किस गांव में हुई थी, इस सब के बारे में दिया नहीं है। 1843 में
1822 में बर्थ हुई, 1843 में इनकी एजुकेशन बाई एजुकेशन ये मैथमेटिशियन थे, पीजी इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में पीजी किया था, एमएससी किया था। बट इन्होंने जब नौकरी मिली तो इन्हें एक मॉन्स्ट्री में एज ए मॉन्क मिल गई, एंड ये थी ऑगस्टियन मॉन्स्ट्री। मोनेस्ट्री एज मॉन्क, पादरी बन के ये काम कर रहे थे किसी मॉन्स्ट्री में, है ना। और ये कहाँ पे थी? ये थी ब्रून में, ब्रून शहर का नाम है। तब ऑस्ट्रिया में हुआ करता था, आज ये चेकोस्लोवाकिया में है ना। नाउ दिस इज कॉल्ड ब्रुनो चेकोस्लोवाकिया, पहले ये ब्रून ऑस्ट्रिया में था। इससे भी कभी कुछ पूछा नहीं गया, हालांकि अगस्टिनियन मॉन्स्ट्री था, ये आप याद कर सकते हैं। नाउ थर्ड लाइन जो एनसीईआरटी में है ऑलरेडी इंपॉर्टेंट, 1856 में इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ इन ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग में, ब्रीडिंग ऑफ गार्डन पी। जो प्लांट चूज किया वो गार्डन पी था। गार्डन पी स्पाइसम सेटाइवम, जो फैबेसी फैमिली में आपने पढ़ा है, ग्रीन मटर, हरी वाली जो मटर होती है वो। इसको गार्डन पी कहते हैं। स्वीट पी अलग होती है, गार्डन पी अलग होती है, तो गलत मत कर दीजिएगा। गार्डन पी स्पाइसम सेटाइवम, है ना। इनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ 1856 में। हालांकि गार्डन पी के अलावा भी इन्होंने दो चीज़ों पे और काम किया था, बट इनका जो रिकॉग्निशन था वो गार्डन पी पे ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट की वजह से ही मिला। इसलिए हमेशा आपसे गार्डन पी का ही नाम पूछा जाएगा कि ब्रीडिंग जो थी वो गार्डन पी पे इन्होंने 1856 में स्टार्ट की। ये ईयर याद रखिएगा। जो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट थे वो 7 साल चले। ऑलरेडी नीट 2018 का क्वेश्चन है कि मेंडल के जो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट थे वो कितने साल तक थे, तो वो 7 ईयर्स थे। कौन कौन से? 1856 से आप काउंट कर लीजिए तो 1863 तक 7 साल लगातार इन्होंने ब्रीडिंग की। मटर विंटर क्रॉप है तो 7 जाड़े हर साल, लगातार 7 साल तक उन्होंने ब्रीडिंग की। ब्रीडिंग करने के बाद 1865 में उन्होंने जो है वो अपनी कैलकुलेशन करके और जो भी थे, जो इनका रिजल्ट था वो दिया नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में। नेचुरल हिस्ट्री, ये दोनों लाइन एनसीईआरटी की है। सोसाइटी ऑफ ब्रून, ये ब्रून में है 1865 में। पहले यही होता था कि आपने रिसर्च कर लिया, आपने कैलकुलेशन कर लिए। आजकल तो रिसर्च पेपर पब्लिश कर देते हैं, मेल से सॉफ्ट कॉपी भेज दीजिए, जो एडिटोरियल बोर्ड होगा वो उसको देखेगा, चेक वेक करेगा, कुछ गलतियाँ पूछ होगी तो ठीक करवा देगा, कुछ डिटेल मांगनी होगी तो आपसे मांग लेगा, कुछ नहीं करना तो अप्रूव करके पब्लिश कर देगा। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि आपने ये काम किया। पहले क्या होता था? पहले कुछ साइंटिफिक सोसाइटीज़ होती थी, उनकी एक टीम होती थी, ज्यूरी मेंबर्स, उनके पास जाके उस पेपर को रीड करना होता था, मतलब अपनी रिजल्ट के बारे में बताना होता था कि मैंने ये काम किया और ये कंक्लूड किया। फिर वो प्रिंटिंग तो थी नहीं उस टाइम पे, तो फिर वो लोग डिसाइड करते थे कि इस काम को रिकॉग्निशन दिया जाए या ना दिया जाए। मतलब वो उनसे ऊपर लेवल के साइंटिस्ट हैं, तो वो ये डिसाइड करेंगे कि ये काम वैलिड है या वैलिड नहीं है। और फिर पूरे साल का जितना रिजल्ट होता था वो एक साथ एट द एंड ऑफ द ईयर, पूरे साल में केवल एक प्रोसीडिंग्स आती थी, उसमें उसको पब्लिश कर देते थे। तो साल भर की रिजल्ट अगर किसी ने जनवरी में किया है तो भी वो दिसंबर में जाएगा, और अगर नवंबर में किया है तो भी वो दिसंबर के बाद ही पब्लिश होगा। तो 1865 में ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये वो सोसाइटी है जो प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स से डील करती है। आज की डेट में ये वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन ऑक्यूपाई करती है इन टर्म्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स पे अगर किसी को काम करना है तो ब्रून नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में पेपर पब्लिश होना उसके लिए सबसे बड़ी बात है, ऐसे मान लीजिए, है ना। तो बहुत ही रिनोड सोसाइटी है। ऑब्वियस सी बात है, इतनी पुरानी है तो आज के हिसाब से रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मेंडल का ये आपको 2 लाइन एनसीईआरटी की हैं, बाकी की 3 चीज़ें हैं, ये आप याद रखिएगा। मेंडल का जो रिसर्च पेपर था उसका टाइटल दिया गया, रिसर्च पेपर वैसे तो जर्मन लैंग्वेज में पब्लिश हुआ था, बट बाद में उसका इंग्लिश वर्जन आया अंडर द टाइटल हेड एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। इनके रिसर्च पेपर का नाम क्या था? एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये नाम याद रखिएगा, ये मेंडल का रिसर्च पेपर का नाम है इन इंग्लिश लैंग्वेज।
जर्मन लैंग्वेज में कुछ और है। अब जर्मन लैंग्वेज तो लिखने से रहा, छोड़ दीजिए, है ना? ये इम्पोर्टेंट है। 1884 में इनकी डेथ हो गई, ही डाइड ड्यू टू क्रॉनिक नेफ्राइटिस, ब्राइट डिजीज कहलाती है, कभी एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपने पढ़ा हो, तो किडनी फेल हो गई ऐसे मान लीजिए, तो उनका डेथ हो गया 1884 में विदाउट गेटिंग एनी रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क, बिना उनके काम के इम्पोर्टेंस के, विदाउट गेटिंग एनी रिकॉग्निशन। ड्यूरिंग हिज लाइफ। जितने साल वो जिंदा रहे उतने साल बिना किसी रिकॉग्निशन के उनकी डेथ हो गई। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो इस पेज पे, यहाँ पे डबल टिक लगे हुए हैं। 1856 जब ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया पाइजन सेटाइवम पे, और ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट 7 साल तक किए, 1856 से 1863 तक। ऑलरेडी दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, नीट 2018-19 का ही क्वेश्चन है, तो इसलिए इतनी जल्दी तो रिपीट होगा नहीं, रिपीट तो खैर कभी नहीं होते। फिर भी आपको ये दोनों लाइन एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि ऐसा क्या था कि मेंडल के वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिला। कब मिला अभी हम आगे पढ़ेंगे कि 1900 में 3 बॉटनिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग काम किए, कोई आपस में कांटेक्ट नहीं था कि मैं भी मेंडल का काम कर रहा हूँ, तुम भी कर रहे हो क्या, ऐसा कोई बात नहीं हुई किसी से। पूरी दुनिया में 3 अलग अलग लोगों पे 1900 में 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने काम किए, और वही रिजल्ट मिले तीनों को जो 34 साल पहले मेंडल ने दिए थे, क्योंकि मेंडल ने पब्लिश किया था 1866 में, और बात हो रही है 1900 की, तो 1866 से 1900 मतलब 34 ईयर्स। तो मेंडल का रिजल्ट 34 सालों तक लोगों के रिकॉग्निशन में नहीं आया, तो क्यों नहीं आया, ये रीजन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, है ना। मेंडल results remain hidden for 34 years due to, इसके कुछ रीजन दिए हुए हैं आपकी बुक में। वो कौन कौन से रीजन है जिनकी वजह से 34 साल तक ये पता ही नहीं चला कि मेंडल ने कोई ऐसा काम भी किया है, पूरी दुनिया को उसे मानना चाहिए था। सबसे पहला, कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी एट दैट टाइम। जैसे आज हम कम्युनिकेट कर लेते हैं, सेल फोन है, मेल का ऑप्शन है। आज से 20 साल पहले देखा जाए तो शायद फ़ोन इतने पॉपुलर नहीं थे, मेल इतना पॉपुलर नहीं था, तो पोस्ट कर देते थे, लेटर पोस्ट कर दिया, चीज़ों को इधर से उधर पहुंचा दिया। उससे पहले प्रिंटिंग आ गई थी, न्यूज़पेपर आ गए थे। जब मेंडल ने काम किया था तब तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। तो पहला रीज़न तो यही हो गया कि लोगों को पता कैसे चलेगा, वो कम्युनिकेट तो कर ही नहीं पा रहे हैं। सो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी, वाज नॉट इजी। ये पहला रीज़न हो गया एज कम्पेयर टू नाउ, है ना। तो उनके वर्क को जो पब्लिसिटी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। तो पहला रीज़न तो बहुत सिंपल है। दूसरा रीज़न जो टेक्निकली, तो सर 1900 में उन 3 साइंटिस्ट के बारे में कैसे पता चल गया? तब तक तो प्रिंटिंग होने लगी थी ना, तब तक तो प्रिंटिंग होने लगी थी। और भी तो रीज़न अभी आपके सामने आ रहे हैं। एक बड़ी मूवी जब रिलीज होती है तो छोटी मूवी को कोई रिकॉग्निशन ही नहीं मिलता। जब बड़ी मूवी को देख के लोग थक जाएंगे तब देखेंगे यार इतने सालों में कोई और मूवी रिलीज ही नहीं हुई क्या, फिर उस मूवी को निकाल के देखा जाएगा, और तब उसे फिर फेमस, तब उसे थोड़ा सा पब्लिक मिलेगा, थोड़ा सा उसे पब्लिक फैक्टर मिलना शुरू होगा। ये भी एक रीज़न ही था। अभी हम आगे पढ़ेंगे, या मैं वो लाइन पहले ही लिख देता हूँ कि जिस टाइम पे मेंडल का रिसर्च पेपर आया था उसी टाइम पे डार्विन की बुक आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जब बुक आई तो पूरी दुनिया में जो है वो हाहाकार मच गया। इस लेवल की बुक थी ये, एक ऐसी बुक जिसमें इवोल्यूशन को समझाया गया बहुत सिंपल मैनर में कि कोई भी स्पीशीज कैसे ओरिजिनेट हुई। और डार्विन का नाम इतना उस टाइम पे पॉपुलर था कि पूरी की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी सिर्फ इस बात में लग गई कि डार्विन की बुक या डार्विन के कॉन्सेप्ट को फेवर करें या फेवर ना करें। फेवर ना करें तो रिकॉग्निशन तो मिल जाएगा, आप एक बड़े साइंटिस्ट को अपोज कर रहे हो तो आपका नाम तो हो जाएगा, बट अपोज करने के लिए आपके हाथ में कुछ होना भी तो चाहिए।
तो यानी आपको कोई ऐसी चीज़ भी ढूंढ के लानी पड़ेगी जो जिस पे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के कंसेप्ट अप्लाई ना होते हों। अगर आपको इनको सपोर्ट करना है तो आपका नाम सपोर्टर में आ जाएगा कि ये डार्विन की बात को सपोर्ट करते हैं। अगर आप अपोज करते हो तो नाम ज़्यादा होगा, सपोर्ट करने से ज़्यादा नाम तब होगा जब आप अपोज करोगे। लेकिन अपोज करने के लिए कोई सॉलिड कॉन्सेप्ट भी तो हो कि हम नहीं मान रहे डार्विन का ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का कॉन्सेप्ट, हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए, तो वो दूसरा कॉन्सेप्ट भी तो लाओ। तो पूरी दुनिया तो डार्विन की बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में बिजी थी। सारे साइंटिस्ट जो है वो उसी डिस्कशन में लगे थे कि इस बुक का क्या किया जाए, इसको एक्सेप्ट करें या इसको ना करें। ना करें तो किस बेसिस पे नहीं करोगे बताना पड़ेगा, और एक्सेप्ट करोगे तो फिर नाम तो डार्विन का पब्लिक होता ही चला जाएगा। आप खुद भी सोचो, डार्विन का कॉन्सेप्ट के बाद ह्यूगो ड्रेविस का कॉन्सेप्ट आया। अगर लेटेस्ट कहा जाए तो इवोल्यूशन में कॉन्सेप्ट ह्यूगो ड्रेविस का है, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया किसको मानती है? डार्विन के कॉन्सेप्ट को मानती है। यानी बाद वाला कॉन्सेप्ट से ज़्यादा पॉपुलर वो कॉन्सेप्ट है जो डार्विन ने दिया था, तब से लेके आज तक वैलिड है। पूरा एवोल्यूशन आज भी डार्विन के हिसाब से ही पढ़ा जाता है। थोड़े मॉडिफिकेशन हो गए, अब नियो डार्विनिज्म आ गया। रादर देन डार्विनिज्म हम नियो डार्विनिज्म को फॉलो करते हैं। उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड कर दिए गए जो डार्विन ने नहीं कहे थे, लेकिन बेसिक आइडिया डार्विन की बुक से ही आज भी लिया जाता है। तो ये भी एक रीज़न था कि मेंडल को पब्लिसिटी नहीं मिली। इतने बड़े साइंटिस्ट की बुक आ गई मार्केट में, लोग उस पर लगे हुए हैं, तुम्हारा वर्क कौन पढ़ेगा, है ना। और भी रीज़न है जो एनसीईआरटी में हम उन पर अगर बात करें कि और कौन कौन से रीज़न है। पहला, मेंडल का जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर, जिसको आप आज की डेट में जीन्स बोलते हैं। मेंडल ने ये कहा कि ये जो जीन्स या जो फैक्टर्स होते हैं ये डिस्क्रीट यूनिट है, मतलब स्टेबल यूनिट है, जो किसी भी कैरेक्टर को गवर्न करते हैं। इनका काम क्या है? दे गवर्न्स द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स। हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो चीज़ें दिखाई देती हैं उसके लिए कहीं ना कहीं जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। एक्सप्रेशन को बोला जाता है फिनोटाइप, जो दिखाई देता है, और जीन्स को बोला जाता है जीनोटाइप, जो रिस्पॉन्सिबल है। मान लीजिए मेरी स्किन ब्लैक कलर की है तो उसके लिए कोई जीन्स होंगे, तो ब्लैक स्किन इज द फिनोटाइप। करस्पॉन्डिंग टू दैट मेरे गैमीट्स में, मेरी सेल्स में कोई ना कोई जीनोटाइप होगा जो उस ब्लैकनेस को गवर्न करता है। हेयर अगर करली है तो करली हेयर का जीनोटाइप अलग होगा। बॉडी अगर टॉल है तो टॉल का जीनोटाइप अलग होगा। किसी का आईक्यू लेवल ज़्यादा है तो उसके लिए जीन्स का कॉम्बिनेशन अलग होगा। कोई लो आईक्यू लेवल का है तो अलग होगा। हर एक एक्सप्रेशन का कोई ना कोई जीनोटाइप होता ही है। ये तो सबको पता था कि हर एक फिनोटाइप का एक करस्पॉन्डिंग जीनोटाइप होगा। मेंडल इस मामले में यूनिक थे कि उन्होंने ये कह दिया कि ये जो जीन्स हैं वो स्टेबल या डिस्क्रीट यूनिट होती हैं। अगर दो यूनिट एक साथ आएंगी तो वो ब्लेंड नहीं करेंगी, है ना। दे नेवर ब्लेंड विच ईच अदर। एक साथ आ सकती हैं, सेपरेट हो सकती हैं, ब्लेंड नहीं होगी, मिक्सअप नहीं होगी, इसीलिए वो डिस्क्रीट या स्टेबल यूनिट का नाम दिया गया। अब मेंडल से पहले के जो जेनेटिक्स में जितने भी लोग थे वो तो सब यही मानते थे कि कैरेक्टर ब्लेंड हो जाते हैं। मतलब अगर आप इसको बहुत पुराना मेंडल से पहले का पढ़ो, प्री मेंडलियन एरा, तो प्री मेंडल एरा में जो पहली डॉक्यूमेंटेड थ्योरी जिसका डॉक्यूमेंटेशन आज भी है, आई थिंक सो, तो वो आपको मिलेगा पाइथागोरस की एक थ्योरी थी। पाइथागोरस एक ग्रीक फिलोसफर थे, उन्होंने भी जो है वो जेनेटिक्स में एक थ्योरी दे दी थी, उसको बोलते हैं मॉइस्ट वेपर थ्योरी। उनका ये मानना था कि क्वाइटस के टाइम पे जब कपुलेशन होता है, सेक्स करने के टाइम पे मेल फीमेल की बॉडी से कुछ केमिकल्स निकलते हैं, उन वेपर लाइक, है ना, वेपर केमिकल्स के मिक्सिंग की वजह से एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। आज की डेट में कहा जाए तो ये ठीक है कि मेल और फीमेल की बॉडी से स्पर्म और एग रिलीज होंगे और एक नया बेबी यानी कि एक जाइगोट बन जाएगा। तो मतलब उस टाइम से लेके और मेंडल से ठीक पहले की बात किया जाए तो नाम आता है अगस्त वीजमैन का, जिन्होंने कहा था कि जर्मप्लाज्म कॉन्टिन्यू रहता है। लेकिन तब से लेके और वीजमैन तक हजारों सालों में यही माना गया कि एक बार कैरेक्टर ब्लेंड हो जाएंगे, फिर उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। अगर आपने ब्लैक और वाइट को मिला दिया तो ग्रे कलर बनेगा। ड्राइंग में करके देखिए, करते ही हो गए आप। अब क्या ग्रे कलर से आप ब्लैक और वाइट अलग अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। टेक्निकली मैं आपको अगर दे दूं, पेस्टल कलर दे दूं और आपसे कहूं कि ब्लैक और वाइट को मिला के ग्रे बना दिया, आप ग्रे में से ब्लैक वाइट अलग अलग कर दो,
तो वो नहीं हो सकता। यानी कैरेक्टर अगर एक बार ब्लेंड हो गए तो उन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता, एक बार मिक्स हो गए तो सेपरेट नहीं किया जा सकता। हजारों सालों से जो बात बोली जा रही है विदाउट एनी एक्सेप्शन, एक पर्सन अचानक से आया और ये कह रहा है कि नहीं, कैरेक्टर ब्लेंड अगर हुए भी हैं तो भी वो आगे जाके अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि कैरेक्टर एक्चुअली ब्लेंड नहीं होते, दे कम क्लोज टुगेदर एंड दे सेपरेट टुगेदर। दो कैरेक्टर ब्लैक और व्हाइट पास पास आएंगे और वो आगे किसी भी जनरेशन में कभी भी अलग हो सकते हैं, उनमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होती। तो जो बात हजारों सालों से चली आ रही है वो अचानक से कोई पर्सन आके कहे कि मेरी बात मान लो, भाई ऐसे कैसे मान ले। तो एक ये भी इनका रीजन हो गया कि इनके वर्क को रिकॉग्निशन नहीं मिला। ये वो थे जिन्होंने ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं किया, इनके हिसाब से कैरेक्टर ब्लेंड नहीं होते। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। दूसरी चीज, ये जो भी कंसेप्ट ऑफ फैक्टर या जीन्स की बात थी, इसका फिजिकल प्रूफ कुछ नहीं दिया मेंडल ने, है ना। ही डू नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ। फिजिकल प्रूफ का मतलब ये हुआ कि ये कैरेक्टर जो बात हो रही है, जो फैक्टर या जीन्स की बात हो रही है, ये सेल में कहाँ होंगे। आप मेरी बॉडी में, अगर आपसे मैं कहूँ कि मेरी बॉडी में फैक्टर्स या जीन दिखाओ, कहाँ दिखाओगे। आज आप जानते हो कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए या क्रोमोसोम्स हैं और क्रोमोसोम्स पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। उस टाइम पे किसी को नहीं पता था कि क्रोमोसोम क्या होता है, जीन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेल क्या है, न्यूक्लियस क्या है, कुछ भी नहीं पता था, कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी उस टाइम पे। और बायो का तो सिंपल सा रूल है, हर आदमी देखना चाहता है। तो अगर मैं कोई ये कहे कि भाई फैक्टर प्रेजेंट है, जीन्स प्रेजेंट है, तो जीन या फैक्टर का फिजिकल प्रूफ दो में। तो मेंडल ने कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया था कि ये एग्जिस्ट करते भी हैं, नहीं कर, कह तो रहे हैं कि इन्हें मानो, बट इन्हें क्यों माने इसका मेंडल के पास भी कोई जवाब नहीं था, क्योंकि कोई फिजिकल प्रूफ जो है वो मेंडल ने कभी नहीं दिया, है ना। एक और रीजन, मेंडल ने अपने रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हायर स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स को यूज किया, हाई लेवल का स्टैटिक्स। अब लोगों को इसी बात से प्रॉब्लम हो गई कि एक तो आप बायो में मैथ लेके आ गए, मैथ में भी स्टैटिक्स लेके आ गए, स्टैटिक्स में हायर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस। हायर स्टैटिस्टिकल का मतलब ये है कि जो पीजी लेवल पढ़ाई जाती है, जैसे आप स्टैट्स में मीन, मीडियन, मोड, एसडीक्यूडी ज़्यादा से ज़्यादा यही पढ़ते हो। मीन, मीडियन, मोड सब जानते ही हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वाड्रेट डेविएशन, ये ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं बात कर रहा हूँ आपको, एफ टेस्ट होता है, टी टेस्ट होता है, एनोवा होता है, कोरिलेशन होता है, रिग्रेशन होता है, और भी बहुत सारे मैथमेटिक्स के चैप्टर्स हैं जो स्टैट्स में आते हैं। इतने हाई लेवल की स्टैटिक्स को बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मेंडल ने यूज किया, लोगों के यही दिमाग से परे हो गया। सारे लोग तो बायोलॉजिस्ट थे उस टाइम पे, अब बायोलॉजिस्ट क्यों एक्सेप्ट करेंगे कि आप हाई स्टैटिस्टिकल टेक्निक से किसी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो। और इतनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है कि आम आदमी के समझ में नहीं, आम आदमी का मतलब है जो साइंटिस्ट थे उन्हीं को समझ में नहीं है। मेंडल तो मैथमेटिशियन थे बाय एजुकेशन, तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उनको तो इंटरेस्ट था ब्रीडिंग में, पढ़ाई मैथमेटिक्स की। मॉन्स्ट्री गार्डन मिल गया उन्हें उनकी ऑगस्टिन मॉन्स्ट्री के अंदर, वहीं पे उन्होंने मटर को उगाना शुरू कर दिया, वहीं से उनका ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए, इंटरेस्ट डेवलप हो गया, कैलकुलेशन कर दी, रिजल्ट दे दिए। पहले कोई रूल थोड़ा होता था कि फिजिक्स का बंदा फिजिक्स पढ़ेगा, फिजिक्स में रिसर्च करेगा, कोई भी बंदा कुछ भी पढ़ के कोई भी रिसर्च कर सकता था, अब ऐसा नहीं होता। तो यही लोगों को एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि हाई स्टैटिस्टिकल अप्रोच को समझोगे कैसे, आपने कैलकुलेशन में तो यूज़ कर लिया, इसका क्या यूज़ है और क्यों यूज़ किया। आप बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को सिंपल मैनर में भी समझा सकते थे। तो दीज आर द फ्यू रीजन जिनकी वजह से मेंडल के वर्क को एक्सेप्ट नहीं किया गया। 34 साल तक वो कोई रिकॉग्निशन या नोटिस में आए ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं चला कि ऐसा कोई काम भी किया गया। क्लियर। फिर आता है टाइम 1900 का, जिसे बोला जाता है बर्थ ऑफ जेनेटिक्स। इसको आप बोल सकते हैं रीडिस्कवरी हुई ऑफ मेंडल वर्क। इसमें 3 साइंटिस्ट थे,
एक कार्ल कोरेंस, नाम एनसीईआरटी में नहीं है बट याद कर लीजिएगा, कई बार जेनेटिक्स से क्वेश्चन बाहर से आ जाते हैं। ये जर्मनी के थे, कंट्री याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका काम मेज़ पे था, इन्होंने मेज़ पे काम किया। कार्ल कोरेंस, वो डबल आर है बेटा, है ना। स्पेलिंग्स वगैरह के डाउट हो तो आप मॉड्यूल में देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ह्यूगो ट्रेविस, ये तो आप जानते ही हैं, हॉलैंड। इनका काम इवनिंग प्रिमरोज, आपने एवोल्यूशन में भी पढ़ा होगा। ऑइनोथेरा प्लांट है, ऑइनोथेरा लैमार्कियाना, इस पे काम किया था। और तीसरा था टेशरमार्क, तीसरा नाम थर्ड साइंटिस्ट टेशरमार्क, ये ऑस्ट्रिया के ही थे जहाँ से मेंडल बिलोंग करते हैं। इन्होंने अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट पे काम किया, बहुत सारे प्लांट्स पे काम किया। सो ये 3 अलग अलग कंट्री के लोग और आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं। अचानक से कि 34 साल पहले जो काम किया गया था, ला उसे दोबारा करके देख लेते हैं। तो उन्होंने दोबारा जब करके देखा तो पता चला कि सबके रिजल्ट सेम आए। जो मेंडल ने बात 34 साल पहले कही थी, वही बात इन तीनों के सारे एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड हुई। बाद में और साइंटिस्ट आते गए, बैटसन, पोनेट, और भी बहुत सारे आप पढ़ोगे, है ना। अलग अलग प्लांट पे, अलग अलग एनिमल पे, है ना। एनिमल में जैसे आप आगे पढ़ोगे टीएच मॉर्गन का नाम आएगा, ड्रोसोफिला पे काम किया। तो जितने भी, नॉट ओनली इन प्लांट्स, एनिमल्स पे भी यही रूल अप्लाई किए गए या यही रूल एक्सेप्ट किए गए जो मेंडल ने पाइजम सेटाइवम के लिए कभी दिए थे 34 साल पहले। तो धीरे धीरे इनके वर्क को रिकॉग्निशन मिला। 1901 में, 1 साल के बाद ही, जो ये ह्यूगो ट्रेविस हैं, इन्हें मेंडल का वो पेपर मिल गया जो 34 साल पहले उन्होंने रीड किया था, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। उस पेपर को उन्होंने जर्नल में पब्लिश किया। तब तक प्रिंटिंग होने लगी थी। जर्नल फ्लोरा है, जिसमें मेंडल के पेपर को विद ड्यू परमिशन दोबारा से प्रिंट किया गया। तब लोगों को पता चला कि 34 ईयर्स पहले ये रिसर्च पेपर आया था, बट किसी वजह से ये नहीं लोगों को पता चल पाया, बट आज पता चल गया। अब ये वर्क, क्योंकि हर प्लांट और एनिमल पे जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए सब पे ये वर्क कर रहा है, उसके बाद उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स से इंटाइटल किया गया। तो 1900 के बाद वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए। 84 में तो डेथ हो ही गई थी, तब तक तो कोई वर्क, तब तक कोई रिकॉग्निशन मिला ही नहीं था। अब जब ये चीजें आ गई, तब फिर इस चीज पे लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि ऐसा मेंडल ने क्या बोल दिया कि हर एक प्लांट और हर एक एनिमल पे उनका रिजल्ट अप्लाई होते ही चला जा रहा है। जो कभी मेंडल के वर्क की ड्रॉबैक थी, जिसकी वजह से उनका वर्क रिकॉग्निशन में नहीं आया, बाद में वही पॉइंट्स मेंडल के सक्सेस के रीजन बन गए। मेंडल इतने ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हुए? तो जो कभी ड्रॉबैक थी वो अब उनके रीजंस बन गए उनके सक्सेस के। वो भी आपको पढ़ने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, फिर आप प्रॉपर मेंडलिज्म पढ़ोगे। सर, हाँ सर उनकी हायर स्टैटिस्टिकल अप्रोच कैसे समझी इन लोगों ने? ये मैथमेटिशियन थोड़ी ना थे। समझनी पड़ेगी, मजबूरी है। आज की डेट में तो आप किसी भी साइंस का कोई भी रिसर्च पेपर हो, जब तक स्टैट्स लगा के नहीं दिखाओगे वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। कंपलसरी हो गया आपको आती हो या नहीं आती हो। सॉफ्टवेयर से यूज़ कर लो, किसी और से करा लो, बट आउटसोर्स कर लो, चलेगा। स्टैट तो लगानी पड़ेगी। एक सिंपल सर, इन तीनों में से कोई, इन तीनों ने भी लगाई, मैनुअली लगाई, लगानी तो है ही, हो तो कंपलसरी हो गया। आप में से भी मान लीजिए आपके मार्क्स एक पर्टिकुलर आ रहे हैं, तो पर्टिकुलर जो मार्क्स आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है। हो सकता है कि एक बार 180 में से 175 बाई चांस आ गए, पेपर इजी था, लीक हो गया, मैंने आपको क्वेश्चंस बता दिए, कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं कम से कम 4-5 टेस्ट लूँगा आपके, फिर 4-5 टेस्ट का एवरेज निकालूंगा, फिर एवरेज मार्क्स से आपके मार्क्स को टैली करूँगा। अगर वो सिग्निफिकेंट आ रहे हैं तो आप, मैं मानूंगा कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आपकी जो स्टडी है वो कंसिस्टेंट है, आपके मार्क्स जायज़ हैं। और अगर इनसिग्निफिकेंट फिगर हो गया तो इसका मतलब आपने चीटिंग की, किसी भी तरीके से की हो, एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। अब तो स्टैट्स लगाना कंपलसरी हो गया किसी भी चीज़ में, है ना। पूरी पॉलिटिक्स जो चल रही है वो सारा डेटा बेस्ड,
स्टैट्स को तो कहते हैं इट इज ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, सबसे अच्छी ब्रांच मैथमेटिक्स की आज की डेट में स्टैटिक्स कहलाती है, और बहुत ज़्यादा इसका मतलब प्रॉमिसिंग कैरियर है। बायो में लगाते हैं तो बायो स्टैटिक्स हो जाती है, बस इतना अंतर है। पीजी लेवल पे तो पेपर पढ़ाया जाता है, भले आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो या ना हो, कंपलसरी है, वरना पढ़ोगे कैसे, काम कैसे करोगे अगर नहीं पढ़ोगे तो समटाइम्स इट इज क्वाइट मैंडेटरी कि ये चीज़ें हों। सर वो आप क्या बता रहे थे कि मेंडल का पहले जो लिमिटेशन थी वही बाद में उसको रिकॉग्निशन दिलवाया उसने? वो अभी हम पढ़ेंगे ना, रिकॉग्निशन वाले पॉइंट्स अलग अलग हैं। जैसे ये स्टैट्स वाला ही पॉइंट है, पहले स्टैट्स उनकी प्रॉब्लम थी, अब स्टैट्स उनका ब्यूटी हो गया। अब तो स्टैट्स के बिना कोई काम ही नहीं होता। जब तक आप जैसे आप ट्राइटेशन केमिस्ट्री में करते हो ना, तभी आप 3 बार रीडिंग लेते हो, और 3 बार रीडिंग निकालने के बाद एवरेज आता है, उस एवरेज को रेफरेंस से मैच करते हो, अगर आ गया तो ट्राइटेशन आपने ठीक किया, वरना आपका एक्सपेरिमेंट गलत होगा, वो रीडिंग गलत नहीं होगी जो किसी साइंटिस्ट ने दी थी। तो ये भी तो स्टैट्स है ना, एवरेज मीन निकालना भी तो स्टैट्स के पार्ट है ना। मीन, मीडियन, मोड, एसडी, क्यूडी, और हायर लेवल पे तो बहुत कुछ होता है। तो ये भी टी टेस्ट, एफ टेस्ट, बहुत कुछ है बायो स्टैट्स में, तो बहुत सारी चीजें हैं। सर इन तीनों में से किसी ने अपना नाम क्यों नहीं दिया? इन तीनों में से अपना नाम, बेटा वो इंडिया था ना, जहाँ रिसर्च की चोरी होती है, वहाँ एक्चुअली जिसका जो कंट्रीब्यूशन है वो वही दिया जाता है। आगे आप बहुत सारी जगह पढ़ोगे, जो नए साइंटिस्ट है वो चाहते तो नाम हिडन रख सकते थे, बट उन्हें भी पता है कि जो जिसका जायज़ हक है वो उसे मिलना चाहिए। अब बाहर की जितनी भी रिसर्च देखो, वहाँ पे यूजुअली ये कॉपीराइट और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज कोई भी किसी चीज़ को चुरा नहीं सकता। और इंडिया में तो शायद रिसर्च शुरू ही यहीं से होती है। इंडिया में जो इनोवेटिव आप बोलते हैं या साइंटिस्ट बोल देते हैं, पता चला वो 10-15 साल पहले किसी फॉरेन कंट्री, डेवलप कंट्री ने पहले उस पर काम कर लिया। अलग अलग चीज़ें हैं। सर हम्म, सर क्वेश्चन है। क्वेश्चन से बेटा थोड़ा सा पहले पूछ लिया करो, क्योंकि फिर टाइम बहुत हो जाता है। बोलो, अच्छा बोलो। सर सर क्वेश्चन हम जा सकते हैं? ह्यूमंस हैव हाँ, इंट्रोड्यूस, बाकी लोग जा सकते हो। हाँ बेटा फिर से क्वेश्चन बोलो। है कि ऐसा क्वेश्चन है कि ह्यूमंस हैव इंट्रोड्यूस एलियन स्पीसी इनटू द एनवायरनमेंट इन ऑल ऑफ दिस वे एक्सेप्ट। सर इसका आंसर है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये होता क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग जो आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हो, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वहाँ पे कोई सर स्पीशीज का इंट्रोडक्शन था ना हुआ है, वहाँ पे तो आपने जीन को इंट्रोड्यूस किया। ओके सर एक और क्वेश्चन है सर, ये एक्सोटिक स्पीसी है एलियन स्पीसी होती है? एक ही, हाँ, एक्सोटिक एलियन एक ही बात। ओके सर, ये तो हो जाएगा। सर क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? सर इसका आंसर था लार्ज नंबर ऑफ एक्सोटिक स्पीसी। एक्सोटिक का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, अभी आज ही मैंने बोला क्लास के स्टार्ट होने पे। हॉटस्पॉट में सर 3 एक और कॉन्सेप्ट ऑप्शन, हैं। सर एक और ऑप्शन था कि डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट लॉस में आएगा। सर इसका फीचर नहीं है हॉटस्पॉट का। हाँ, हॉटस्पॉट का फीचर नहीं है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट नहीं है, वो तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कॉज है। ओके सर ट्रांसपोर्ट में सर आपने पढ़ाया था ना कि लिखवाया था सर आपने कि टारगेट प्रेशर हम किसी फ्री सॉल्यूशन के लिए नहीं देखते हैं। वो मेम्ब्रेन क्या के मतलब साथ है होता है इसका? ना। इसका मतलब ये कि अगर आपने एक Yes, बीकर में एक सोल्यूशन रख दिया तो टीपी नहीं कैलकुलेट कर सकते। टीपी को कैलकुलेट करने के लिए आपको बायोलॉजिकल सिस्टम चाहिए, जब तक एक सेल नहीं लेके आओगे टीपी नहीं आ सकता। वो एक सर हम सेल आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन को यूज कर ले जैसे सेलोफोन मेम्ब्रेन वगैरह। तब भी नहीं आएगा, बिकॉज वो तो सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के लिए ही अप्लाई होता है, और आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन तो सेमी परमेबल होती है। डिफरेंस है दोनों में, सॉल्यूट सॉल्वेंट। ठीक है, चलो बाकी ग्रुप में पूछ लेना अगर कुछ डाउट है किसी को। सर इस पर टेस्ट में क्या दोगे? टेस्ट में बस जितना मैंने करा दिया इसमें से कुछ बना दूंगा, और उसके बाद बाकी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट तो है ही 11th का कंटेंट। ओके सर, थैंक यू सर। चलो, गुड बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।
गुड नाइट बेटा।